हम बोरोन फैमिली को एंड करते हैं बोरैक्स से। आपको चलते चलते मैंने बताया था बोरैक्स अगर आम आदमी की भाषा में बोले तो कांच है। जो रोजमर्रा की लाइफ में आप ग्लास देखते हैं उसको एक्चुअली सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है, जो बहुत इजीली टूट भी जाता है, बहुत इजीली मोल्ड भी हो जाता है, रिसाइकिल भी हो जाता है। सो वो जो बोरैक्स है वो क्या होता है? बोरैक्स मतलब बोरैक्स में कांच है कि बोरैक्स ही कांच है, ये समझना है। बोरोन फैमिली के इतने कंपाउंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपने डाइबोरेन पढ़ा लास्ट क्लास में जिसमें बनाना बॉन्ड था। बोरोन फैमिली इज बिग एंड लार्ज फैमिली। तो उसका दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके पास आता है बोरैक्स। बोरैक्स का फॉर्मूला अगर आप देखो तो ऐसे लिखा है। इस फॉर्मूले को देखते ही सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी गलती मुझे क्या होती है, डॉट 10H2O, ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह प्रेजेंट है। नहीं, ठीक है, इसको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है अवॉइड डुप्लीकेशन। यहां भी मैं H लिखती और यहां भी मैं H लिखती तो अटपटा लगता, तो हमने सारे H एक साथ लिख दिए और 12 कुल मिला के 20 H के साथ जितने O सेट हो रहे थे वो यहां सेट कर दिए। इट इज जस्ट फॉर्मूला राइटिंग, लेकिन डॉट 10H2O का मतलब ये नहीं है 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यस, इसमें 10 वाटर हैं, फॉर्मूला मानू तो है। तो अब जरा आप बोरैक्स के फॉर्मूले को देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को। डॉट के बाद कितने वाटर आए हैं, ये गलती से बचिए। अगर मैं स्ट्रक्चरल ड्रॉ करूं तो मेरे को तब पता चलता है वाटर के मॉलिक्यूल 10 नहीं है, 8 है। पहली चीज तो ये। अब ये आठों के आठों वाटर डॉट के बाद मैंने लिखे। बोरोन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों इसमें? 4 बन सकते हैं, मैं पता है इसकी कोवेलेंस मैक्सिमम 4 है, रेदर ये चाहता ही कोवेलेंस 4 है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो यहां पर क्योंकि कोवेलेंस 4 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। sp3 माने टेट्राहेड्रल, और आपको इस शेप से वो झलक मिल भी रही होगी। ये 109 डिग्री के आसपास एंगल है। नाउ इस पूरे को अगर मैं ध्यान से देखूं, नेगेटिव चार्ज 1 दिख रहा है सबको, यहां पे नेगेटिव चार्ज। कहीं और नेगेटिव चार्ज है बोरोन पे, नीचे भी दिख रहा है। 2 बोरोन ऐसे हैं जिन्होंने कोवेलेंस 4 बनाया है किसी से एक बॉन्ड उधार लेके। तो मेरे को इस पूरी फैमिली पे कितना चार्ज एलोकेट करना है, 2 नेगेटिव। अगर मैं Na2 छोड़ दूं, इतने हिस्से को देखूं तो ये हिस्सा क्या है, एक एनायन, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट। आई टोल्ड यू जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आएंगे, अब ये 8 वाटर हैं, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के घुसे में अभी आपका हेडेक वो नहीं है, आप नहीं संभाल सकते। वो जब चैप्टर आएगा तब बात करेंगे। तो अब इसमें मैं बात करूं, इस 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्यूशन में कोई कैटायन चाहिए। इट कैन बी Na2, इट कैन बी अकेला कैल्शियम, इट कैन बी 2 पोटेशियम, कोई भी ऐसा कैटायन जो 2+ चार्ज लेके आ सके इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो एक्चुअली बोरैक्स ये है, राइट? दीपा ये ले जाना फोन। तो अब अगर आप इस बोरैक्स को देख रहे हैं, ये जो बोरैक्स है आपके पास इसका फॉर्मूला, अब मैं आपको पास्ट ईयर एक क्वेश्चन दे रही हूं इंटीजर टाइप। बोरैक्स के सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर रटे हुए पे क्या इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया, हैव अ लुक। और ये रीसेंट 2-3 सालों का ही है, कोई पुराना नहीं ला रही। चेक, दिख रहा है सबको? डॉट H2O। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब अगर मेरे को बोरैक्स की वो हेडिंग वाला फॉर्मूला याद है तो मैं Z को 10 कराऊंगी, बट हैव अ लुक, यहां OH सेट किए हैं इन्होंने, यहां OH सेट किए, कितने वो बाद की बात है। लेकिन अगर आप ऊपर बनाए स्ट्रक्चर को जानते हैं, आपको पता है कितने OH है, 4। इस स्ट्रक्चर को मैंने अगर ड्रॉ करके एक बार यहां देख रखा है तो 4, तो OH के बाहर Y क्या हो जाएगा, 4। इसके बाहर क्या हो जाएगा, अब आप गिन ही लेंगे, 8। और यहां O के नीचे X क्या है अगर आपके पास फॉर्मूला है। और ऑनेस्टली ये एक तरह से कुछ इसकी झलक है, बट आपको पता है यहां 10H2O है। इस फॉर्मूले को कौन समझ सकता है, जिसके पास ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आप गिनोगे O के नीचे जो X लिखा है वो कितना, OH के नीचे जो Y लिखा है वो कितना, और H2O के आगे Z लिखा है वो 8 है कि 6 है कि 4 है, योर जॉब। कर लेंगे, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाह रही, रेडीमेड स्पून फीड नहीं, सामने सब कुछ आपको दे रखा है। आपको आना चाहिए क्या, B4 का B4 दे रखा है, ये दे रखा है, OH यहीं से गिन लूंगी मैं। तो अगर मेरे को पता है H 4 है, यहां पक्का ये 4 होने वाला है।
अगर ये 4 होने वाला है तो ओ कितने होने वाले हैं? 4। अब आगे और नहीं खोल सकती, अब मैं 9 में से 4 माइनस करके ओ के नीचे 5 लगाऊं। दिस इज हाउ यू शुड रिलेट दीज टू फॉर्मूला। ये उस वक्त की याददाश्त पे आएगा। दिस इज बोरैक्स। जब हम अपना एक चैप्टर बोरैक्स बीड टेस्ट आएगा, एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा सॉल्ट एनालिसिस, जो मैं जून में करवाना चाहूंगी छुट्टियों के दौरान, ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स जो कंपटीशन को बहुत सीरियस ले पा रहे होंगे। ये जो कांच का मोती दिख रहा है, ये ब्लू कलर का क्यों है? इसमें पक्का एक ट्रांजिशन एलिमेंट डाला गया। नेचर में जितना भी कलर आप देखते हो ना, वो ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से है। नेचुरल स्टोन रूबी का कलर रेड है, राइट? एमरलैंड, ये जितने भी आपको नेचुरल स्टोन मिलते हैं उसका कलर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन कलर के एक पिगमेंट से होती है, क्लोरोफिल, एम आई राइट? वो भी एक नेचुरल कलर है। ब्लड में अगेन रेड कलर है, वो भी आयरन का एक कंपाउंड है। सब जगह आप देखोगे ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग कलर टू नेचर। तो ये वाली बात, अब आप देखिए टेस्ट का नाम लिखा है मैंने, बोरैक्स बीड टेस्ट। ऐसा कुछ बीड बनता है, कांच का मोती बनता है। कैसे बनाते हैं, कहाँ करते हैं? सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर जब आएगा, ये बोरैक्स बीड टेस्ट आपके साथ बहुत डिटेल में लिया जाएगा, बहुत डिटेल में। तब हमें बताना पड़ेगा फ्लेम के 2 एंड होते हैं, एक ल्यूमिनस एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में डालोगे तो क्या रंग आएगा, नॉन ल्यूमिनस में डालोगे तो क्या रंग आएगा, वो आज नहीं करा रही, लेकिन यहां से वो रिपीट है। सॉल्ट एनालिसिस की सिर्फ एक स्लाइड लेके आई हूं कि जिस दिन मैं सॉल्ट एनालिसिस कराऊं तो बोरैक्स बीड टेस्ट में आंखें ना चमके, क्या आ गया, शुड बी अ रेपिटेशन। बोरैक्स बीड टेस्ट क्या होता है? सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के प्रीलिम टेस्ट में आता है कि शायद इसमें क्रोमियम है, शायद इसमें कॉपर है, या शायद इसमें कोबाल्ट है, जो सॉल्ट तुमने हमको लैब में पकड़ा दिया। तो इफ दिस इज सो, आप देख रहे हैं क्या लिखा है मैंने, बोरैक्स, वही डॉट 10H2O पे आ गई मैं। बोरैक्स को जब आप हीट करते हो तो इससे पूरा वाटर निकलना है, जितना निकल सकता है, ड्राई कर दिया पूरा। तो इस बोरैक्स को हम जो लैब में किया करते थे, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को टेस्ट नहीं कराया जाएगा, कराया जाना चाहिए बट अब सिलेबस इससे हट गया। प्लेटिनम वायर का एक लूप बनाते हैं। प्लेटिनम वायर हम लोगों को अपने घर से ले जानी होती थी, स्कूल नहीं प्रोवाइड करता था बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट। तो प्लेटिनम वायर का एक छोटा सा लूप बनाया और उसको हम एक फ्लेम पे रखते हैं, राइट? फ्लेम के 2 हिस्से होते हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, वो हम बाद में जब सॉल्ट एनालिसिस आएगा तब बात करेंगे। बट अगर मेरे को एक अननोन सॉल्ट दे रखा है, कॉपर का, क्रोमियम का, कोबाल्ट का, पता नहीं किसका, वो सॉल्ट को मैं इस तरह से थोड़ा सा इस लूप के ऊपर चिपका लेती हूँ, जैसे चम्मच डाल के थोड़ा सा रख लेते हैं, तो छोटे छोटे कुछ दाने इसके ऊपर, प्लेटिनम वायर के ऊपर। तो यहाँ पर ये छोटा सा थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लगा के फ्लेम पे ले गई। खाली सॉल्ट नहीं, पहले डाला बोरैक्स डाला प्लेटिनम वायर पे और उसको हीट करने के लिए ले गई। हीट करने पे पहले तो क्या होगा जी, वाटर निकलेगा। उसके बाद और एक्सटेंसिवली हीट करूंगी मैं, और ज्यादा हीट करूंगी तो सोडियम मेटाबोरेट बनेगा। सोडियम मेटाबोरेट विद B2O3, ये है ग्लास बीड, ट्रांसपेरेंट कलर की, मोती सा बन जाता है। और अगर मैं इसी वक्त प्लेटिनम वायर को हटा लूं, ठंडा कर लूं, तो वो मोती मेरे हाथ में आ जाएगा, ये बन गया कांच का मोती। दिस इज ग्लास बीड। ग्लास बीड कंसिस्ट ऑफ दीज टू, ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं। लेकिन अगर मैंने बोरैक्स के साथ, जैसे ये ग्लास बीड बन गई और गरम गरम ग्लास बीड जो भी बनी, उसके साथ अब मैंने वो ट्रांजिशन मेटल का एक सॉल्ट मेरे को लैब में दे रखा है कि वो सैंपल चेक करना है क्या है इसके अंदर। अगर मैंने साथ में वो सॉल्ट भी डाल दिया बोरैक्स बीड बनते वक्त या जस्ट मेल्ट होते वक्त, कलर्ड मेटाबोरेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर, यूजली लोग ब्लू कलर को कॉपर से कंफ्यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कॉपर सल्फेट पानी में जाके ब्लू होता है। कोबाल्ट का अगर सॉल्ट है, ब्लू कलर आएगा। तो जो बीड मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई यहां पर, ये ब्लू कलर आया है बीड का, मतलब आपने जो लैब में दिया था वो कोबाल्ट हो सकता है। तो कोबाल्ट का आया तो ब्लू कलर, ऐसे ही ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब पक्का आपको कौन सा ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट दिया है, क्रोमियम। इसमें कम से कम 10 कलर आपको याद करने पड़ेंगे अलग अलग मेटल्स के, दैट चैप्टर विच इज सॉल्ट एनालिसिस। ये कौन है, डाइबोरेन, B2H6 बनाना बॉन्ड वाला, बोरोन का हाइड्राइड। ये क्या है, अमोनिया। ये है लुईस बेस और इसके पास जगह है, वी ऑल नो, इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास एक जगह, एक खाली ऑर्बिटल है।
तो हमें पता ही है फिर क्या होना है, बोरोन के अंदर जा जाके अमोनिया अपना लोन पेयर देगा और ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। एंड 2 बोरोन थे, 2 अमोनिया चले गए, दोनों बोरोन के साथ एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया और कह दिया जी चलो तुम्हारा ऑक्टेट पूरा। अगर मैंने इसको एक्सटेंसिवली हीट किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, B3N3H6। फॉर्मूला लिखा है मैंने, क्या बन गया, ये क्या हुआ, ये B3 कैसे हो गया B2 से हो गया। इसकी 2 यूनिट्स हुई होंगी, फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो एक्सटेंसिव हीट करने से वो मेरे को B3N3H6 बन गया। दिख रहा है आपको ये बैलेंस्ड नहीं है, वो बैलेंसिंग आप कर लेंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। ये क्या चीज बन के आई, कुछ ऐसा पिछली क्लास में भी था, क्या था, बोरोन नाइट्राइड। उसको क्या बोला गया था, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको क्या बोलेंगे, यही है, इनऑर्गेनिक में ऐसे बोल बोल के रटाना ही है मैंने। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक बेंजीन, दोनों का फर्क, उसमें सिर्फ बोरोन और नाइट्रोजन था, इसमें हर एक पे एक एक हाइड्रोजन भी है, इसीलिए इसको बेंजीन बोल दिया, उसको ग्रेफाइट बोल दिया। ये हुआ आपका डाइबोरेन का एक डाइबोरेन से बनने वाला अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये पार्ट सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। ये ग्रुप क्लोज करने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, और ये सारा पढ़ाया हुआ है और 2 क्लासेस में जो बोरोन फैमिली हुई है वहीं से पॉइंट्स उठाए हैं मैंने एक अलग तरीके से। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो पहला मेंबर है वो अपने बाकी ग्रुप मेट से एनामोलस बिहेवियर शो करता है। और क्यों करता है, ड्यू टू दीज आर नॉट एनामोलस बिहेवियर, इन 3 वजहों से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। और मैंने जब पी ब्लॉक स्टार्ट किया था मेजर कंसर्न्स यही दिए थे, एक तो साइज का छोटा होना पहले मेंबर का, दूसरा उसका काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, और तीसरा डी ऑर्बिटल्स का गायब होना। ना तो कोवेलेंस बढ़ा पा रहा है, राइट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना ज्यादा है कि आयोनिक बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है, साइज इतना छोटा है जिसकी वजह से अभी आप कॉन्सिक्वेंसेस और देखेंगे, पोलर बॉन्ड की तरफ बहुत कम हो गया इसका इन्फ्लुएंस। सो इन तीनों चीजों की वजह से बोरोन काफी चीजों में अपने ग्रुप मेट से एनामोलस बिहेवियर शो करता है। लेट्स सी व्हाट। पहला, ये एक लौता है जो नॉन मेटल है, बाकी नीचे क्या शुरू हो गया, एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स मेटल्स। तो सारे परिवार में ऑकवर्ड कौन है, लेफ्ट आउट पीपल में देखूं तो एक ही है, बोरोन अकेला नॉन मेटल, बाकी सारे मेटल्स। अच्छा, दूसरी चीज, ये एक्सट्रीमली हार्ड है। ये आज डीपीपी में क्वेश्चन था, लोगों ने मेरे से पूछा, आई एक्सप्रेस देम। जब भी आप यहां एक फैक्ट देखेंगे, कार्बन हार्डेस्ट डायमंड, आई मीन बोरोन अगेन एक्सट्रीमली हार्ड। सिलिकॉन कार्बाइड, अभी मेरा कार्बन फैमिली शुरू हो रही है, वो भी एक्सट्रीमली हार्ड। सिलिकेट्स, मिट्टी जिससे ईंटें और तंदूर बनते हैं, वो एक्सट्रीमली हार्ड। इन सब नॉन मेटेलिक चीजों में अगर हार्डनेस मेरे को मिल रही है, उसका सिंगल रीजन है पक्का उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, पॉलीमेरिक, खत्म ही नहीं हो रहा। पॉलीमर मतलब लाखों यूनिट्स एक साथ जुड़ी हुई। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स, पॉलीमेरिक यूनिट्स। डायमंड में भी यही है। आज तक डायमंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी दे पाए हो? C60 तो दे दिया, बकमिंस्टर फुलरीन, कि उसमें 60 कार्बन होते हैं। डायमंड में कितने कार्बन होते हैं, यू कैन नॉट, एंडलेस है। वो तो हम कट करते हैं डायमंड को, उसको काटना पड़ रहा है हमको, और उसको डायमंड को काटने के लिए भी डायमंड ब्लेड ही लाना पड़ रहा है। डायमंड को कोई और काट नहीं सकता क्योंकि वो हार्डेस्ट है। तो जब कोई मॉलिक्यूल बना ही नहीं रहा, जब कोई चीज एंड ही नहीं हो रही, तो उससे ज्यादा हार्ड क्या लाओगे? वो मेल्ट कैसे होगी? कोई बॉन्ड वीक ही नहीं है, एंड ही नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल तो फिर भी एंड हो जाता है। सो ड्यू टू 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लैटिस, नेटवर्क, ये शब्द आपको बहुत मिलेंगे। हर ग्रुप में कोई ना कोई आता रहेगा, मिलता रहेगा। अच्छा, 2 एनामोलस प्रॉपर्टी। एल्यूमिनियम तो ऐसा है, मैं हाथ से मोल्ड कर दूं। बोरोन और एल्यूमिनियम में कितना फर्क है? बोरोन इतना हार्ड और एल्यूमिनियम इतना सॉफ्ट। एल्यूमिनियम फॉयल देख लो, यूं क्रश कर दोगे तुम लोग। इसी तरह से बोरोन का साइज बहुत छोटा। एक आखिरी बार आज फजांस रूल ले रही हूं। जितना छोटा साइज और जितना ज्यादा चार्ज इज हाई +3, वॉल्यूम इज बहुत कम, तो डेंसिटी इसकी क्या होगी? बहुत ज्यादा। किस चीज की डेंसिटी? चार्ज की डेंसिटी।
3 पॉजिटिव चार्ज इतने से दाने पे है, और एल्यूमिनियम में क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज शायद थोड़ी बड़ी बॉल के ऊपर है। तो पॉजिटिव चार्ज बड़ी बॉल बड़े वॉल्यूम पे फैल गया, फैलने का मतलब क्या है, कमजोर हो गया, डीलोकलाइज। जितने एकदम एक ही जगह लोकलाइज्ड है उतना पावरफुल है। और यहां +3 चार्ज छोटे से दाने पे है, हाई डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतनी डेंसिटी ज्यादा, तो यहां चार्ज डेंसिटी हुई बहुत ज्यादा। दोनों चीजें एक ही तरफ लेके जा रही हैं, मोर पोलराइजेशन। तो लेट्स रिपीट, जितना छोटा आयन, ऑब्वियसली यहां कैटायन है, जितना छोटा कैटायन उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट। और ये इस हद तक कोवेलेंट हो गया, बोरोन कैन नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट इज एक्सक्लूसिवली नोन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलर इज लिथियम, एस ब्लॉक पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं समझ रही हूं वहां तक कॉन्सेप्ट जाएगा। लिथियम भी अपने कंपाउंड्स एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट बनाता है। कई बार आप फैल सकते हो, मेटल है मैम, लिथियम तो नॉन मेटल नहीं है, मेटल है, मेटल तो आयनिक बनाते हैं, नहीं, छोटे मेटल आयनिक नहीं बनाते। लिथियम के कंपाउंड्स एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट। एस ब्लॉक में एक और ग्रुप होता है, ग्रुप 2, उसका पहला मेंबर कौन है, बेरिलियम। सेम विल बी एप्लीकेबल टू बेरिलियम। देन तीसरे ग्रुप में मैं आई, 13th ग्रुप, मतलब उसमें बोरोन। बोरोन भी एक्सक्लूसिवली कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, और ये हमने लास्ट क्लास में देख भी लिया। एल्यूमिनियम फिर भी आयनिक हुआ था वाटर के सहारे से, बोरोन नहीं होता कभी आयनिक, ठीक है। चौथा एनामोलस बिहेवियर, इसके ट्राई हैलाइड्स मोनोमेरिक यूनिट्स में जिंदा रह पाते हैं। पूरा लुईस एसिड स्ट्रेंथ देख ली थी हमने बैक बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन एल्यूमिनियम ऑनवर्ड्स हैलाइड्स मोनोमेरिक जिंदा ही नहीं रह पाए, उनको किस में आना पड़ा, डाइमर में स्ट्रक्चर बना के दे दिया था लास्ट क्लास में कि AlCl3 एग्जिस्ट एज Al2Cl6, जबकि BCl3 एग्जिस्ट एज BCl3 और BF3 बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग सपोर्ट, वो वहां हो नहीं पाया। पांचवा, ये भी बात कर ली थी, ऑक्साइड्स का नेचर। सिर्फ बोरोन के ऑक्साइड्स में आपको एसिडिक मिला था, बाकी सब के सब या तो एम्फोटेरिक थे या बेसिक थे, एसिडिक कोई और नहीं था। तो ये भी एक एनामोलस बिहेवियर हो गया, सारे परिवार से अलग जा रहा है ये। देन कम्स, इसकी ज्यादातर आदतें किससे मिलती हैं, अगले ग्रुप के सेकंड मेंबर से, डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन की साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कुछ और चीजें किससे मैच कर गई, अगले मेंबर, अगले ग्रुप के दूसरे मेंबर से। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो कुल मिला के मैंने एक आधा मिस भी किया हो सकता है, ये आपका काम होगा। जो लोग बुकलेट पढ़ रहे हैं उसमें तो शायद 10 मिल जाएंगे, और तो ये अब आपका काम होगा। हम कर चुके हैं, लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज आपके नोट्स में पढ़ पढ़ के ही ऐड ऑन होगी, अदरवाइज इनऑर्गेनिक का अंत नहीं है। अब मैं कुछ चीजें जो दे रही हूँ वो थोड़ा सा एक जनरल केमिस्ट्री है। जैसे बोरैक्स था, डाइबोरेन था, ये किसी चैप्टर के का मोहताज नहीं है, पता नहीं कहाँ आता है। ऐसे ही एलम्स, ये तो केमिस्ट्री की जीके में आ जाता है कि इसको आप कोई चैप्टर नहीं दे सकते, पता नहीं कब पढ़ा जाएगा। 12th में एनसीईआरटी के हिसाब से आगे आने वाले एक चैप्टर में है, मैं उसका वेट नहीं कर रही। एलम्स आपने सुना होगा, एलम्स नहीं तो आज मैं सुना देती हूँ। डबल सॉल्ट्स, यानी 2 सॉल्ट्स एक साथ कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। एक स्टेबल सॉल्ट, दूसरा स्टेबल सॉल्ट, अपनी दुनिया में अलग अलग ठीक ठाक थे, लेकिन वो दोनों अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही कंपाउंड में, तो उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट टिपिकली इस तरह के जिसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट मौजूद हो। इट इज कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसी ग्रुप का मेंबर है, इसीलिए मैं यहां ला रही हूं। एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में वाटर भी हो, एंड सम अदर मेटल सल्फेट ऑल्सो, बट मोनोवेलेंट कैटायन। किसी और मेटल का सल्फेट भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली Na+, K+ या अमोनियम प्लस यूनि पॉजिटिव। अगर वो भी डाई पॉजिटिव हुआ उसको एलम नहीं कहते। यही चीजें वो 12th के इनऑर्गेनिक के चैप्टर में आएंगी। इनमें से कौन सा एलम नहीं है, तो अब सोचो कि पता नहीं किधर पड़ा था एलम। एलम शब्द एक वर्ड दे दिया क्लास 12th की एनसीईआरटी के कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, एलम्स, और एक एग्जाम्पल दे दिया, तो एलम्स मेरा सिलेबस हो गया। तो अब मैं समझू ये जो भाषा सी दे दी डेफिनेशन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, पहले मैं एग्जाम्पल दिखा दूं। एल्यूमिनियम सल्फेट है बच्चों, फॉर्मूला में गलती हो तो बात करेंगे, मुझे दिख रहा है गलती है, बट स्टिल
एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट -2। क्रिस क्रॉस करूं तो एल्यूमिनियम कितने होने चाहिए? अगर Al2SO4 होल थ्राइस, साथ में मैंने पोटेशियम सल्फेट भी डालना है पोटेशियम सल्फेट। अलग से देखूंगी तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4 आएगा। पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 और इस पे चार्ज होता है -2। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं, फिर तो फॉर्मूला आ जाएगा मैम सल्फेट तो यहाँ 3 और यहाँ ये तो आपका तो सल्फेट 2 कम पड़ रहे हैं। लेट्स रीडू द चार्जेस। 2 सल्फेट पे चार्ज कितना? 1 पोटेशियम पे और इस पे जॉब डन। तो डबल सॉल्ट हुआ पोटेशियम सल्फेट भी, क्योंकि इसमें तो हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखते हैं ना। आप उस पे ले भी आए तो कट कटा के आना तो यही है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लाओगे आप। तो ये मेरे लिए Lm हुआ .12H2O। ऊपर मैंने साफ तौर पे लिखवाया है डबल सॉल्ट विद वाटर। ये जो डॉट के बाद लिखा है ना, यही वो चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो जितने भी डॉट के बाद लिखे हैं ये सारे वहां आएंगे, तो वो सारे मेरे सिलेबस में हैं। ये ज्यादातर कलरलेस, ऑर्डरलेस, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनका मेन काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए और एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जिसको आप कॉमनली फिटकरी से भी जानते हैं, राइट? जो यूजली आफ्टर शेव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब ये कि जहां बर्न फीलिंग हो रही है वहां पर आप फिटकरी लगा लीजिए। तो ये है पोटैश एलम। पोटैश क्यों रखा गया? पोटेशियम था। दूसरा देख रहे हैं, सोडा एलम। तीसरा क्या है? क्रोमियम है, इसीलिए क्रोम एलम। कैन समबडी गेस यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कराया नहीं है आपको, पूछ रही। +4 की +3? दोबारा सल्फेट से हिंट ले लो ना, 4 नेगेटिव है। क्रोमियम की वैसे जब तुम पढ़ोगे डी ब्लॉक तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब क्या बताएं मैम, 6 में से कौन सी बताना ही नहीं है तुम्हें, इससे लिंक कर लेना। और जितना भी रेडॉक्स तुमको पढ़ाया गया था इन्हीं के नीचे अंडरलाइन करके दिया था। पोटेशियम की तो फिक्स होती, सल्फेट की फिक्स है 2- चार्ज। तो ये 3 तरह के एलम आपके पास आए, पोटैश, सोडा और क्रोम। डन, एलम्स भी हो जाएंगे। लेड, इसका वैसे नाम होता है प्लम्बम। ठीक है, पीबी जो है प्लम्बम से आया था, लेकिन इसको हम बोलते हैं लेड। लैटिन, ग्रीक, ये सारी लैंग्वेजेस कई मसले हैं कुछ। इसका अदरवाइज नाम क्या है? प्लम्बम। ठीक है, बट आपको लेड से याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। कुछ निमोनिक याद आएगा तो आई विल शेयर इन शॉर्ट वाइल। कुछ तो था बनाया था, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी। ये हैं इनके एटॉमिक नंबर्स। आई होप वो मेरे को याद कराने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे ही पूछ रही हूँ। कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? कार्बन फैमिली स्टार्ट हो रही है भाई। 3 के 2? 3 कौन से? यूजली ना हम इन दोनों को लेके चलते हैं, इसीलिए जो भी कहीं ना कहीं हमसे छूटी हुई चीजें, चूक हुई चीजें या हमारी याददाश्त से बाहर चीजें, ये अब आज एकदम मेरे को स्ट्राइक कर गया बोलना कि कार्बन के आइसोटोप्स डिस्कस कर लेती हूँ। फैक्ट है, इसमें तुम कोई कुछ तो खुद तो नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कोई चीज मिस होती है तो उसके लिए बुकलेट है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13, 14। रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? 14 होता है। इस पे क्वेश्चन आया है, इट इज अ क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है कहीं मैंने टेस्ट में ना डाल दिया, मैं टेस्ट ना लीक कर रही हूँ, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, तभी मेरे दिमाग में आया। आई एम सॉरी इफ आई एम लीकिंग वन क्वेश्चन। कार्बन 13 रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव सिर्फ कार्बन 14 है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स पता नहीं कितने हैं जो कुछ मैं बता पाऊंगी, कुछ छूट भी जाएंगे। एनीवेज, कार्बन फैमिली आ गई हमारे पास, एटॉमिक नंबर आ गए, यहां से रेडियस का चक्कर खत्म। चेक एटॉमिक रेडियस, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन एक खास बात है, यहां गैप देखो कितना है, बहुत ज्यादा, और यहां बहुत कम। उसकी वजह वही जो पिछला ग्रुप था, जिसको मैं अभी फिर से रिपीट नहीं कर रही हूं। क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये पहला लेक्चर में आपके साथ डिस्कस हो चुका था। और उसके बाद फिर 140 और 146 में जरा सा डिफरेंस, अगेन एफ आ गया, पुअरेस्ट शील्डिंग। जितना साइज को फैलना चाहिए था उतना वो फैल नहीं पाया और थोड़ा सा श्रिंक हो गया। ठीक है, तो साइज आ गए। अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने आपके लिए?
मैंने यहां लिखा नहीं बट आपको बता देती हूं, कहीं ना कहीं अगली स्लाइड्स पे जरूर मिल जाएगा। पहले मैंने आपसे बात करी है एटॉमिक साइज की, इसका आयोनिक साइज मतलब नॉट एग्जैक्टली आयन मींस +3 +4, अगर इनके +4 बनेंगे उनके साइज का ट्रेंड भी सेम रहेगा, ये अभी आगे स्लाइड्स पे भी आ जाएगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, साइज यहां डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ एनोमली या डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, साइज बढ़ता गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता गया। आई थिंक शुरू में तो घट रही है, थोड़ी दिक्कत किधर हो रही है? अगेन सेम रीजन, स्क्रीनिंग इतनी पुअर थी, साइज में मात्र 6 पिकोमीटर का गैप था और न्यूक्लियस 32 यूनिट बढ़ा था। न्यूक्लियस कितने यूनिट बढ़ा? 32। यहां कितने यूनिट बढ़ा था? 18। यहां न्यूक्लियस की ताकत 18 के बजाय हो गई 32 यूनिट्स ने खींचा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ी। मैं बता कितना भी लूं, एट लास्ट याद तो आपको ही होना है। तो अभी मैंने ये ऐसे दिखाया, आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज लिखनी हो लिखें, ना लिखनी हो ना लिखें, आप इसको याद नहीं कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो अब इसको पेन डाउन करते हैं इन प्रॉपर्टीज को, देखिएगा ऐसा ही कुछ बताया मैंने। अच्छा, NP4 कर रखा है, पता नहीं क्या सोच के, सॉरी, NP2 जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये ट्रेंड है, लेड और टिन, गड़बड़ सिर्फ वही है। तो आप ये देखिए, यहां पर मेरे को एनामोली मिलती है, मुझे पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक प्रीवियस ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर नॉन मेटल नीचे मेटल। हाँ, इसमें किसी को कुछ लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था टाइप्स? लेड नॉन मेटल, कार्बन की एलोट्रॉपी के बारे में मुझे नहीं लगता मेरे को बात करनी चाहिए। 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, बकमिंस्टर फुलरीन। सिलिकॉन इज सॉलिड नॉन मेटल, कुछ लोग इसको मेटलॉइड भी कहते हैं, मैं कभी कभी, वो मैं अब जस्टिफाई करूंगी क्योंकि बच्चे वरना डाउट ले आते हैं, बट एनसीईआरटी इसको नॉन मेटल कहता है। जर्मेनियम, मेटलॉइड, टिन और लेड टिपिकल सॉफ्ट मेटल। व्हेन आई से टिपिकल मतलब मेटल की सारी खूबी है, मीलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और वो सब कुछ। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, पूरा इनर्ट पेयर इफेक्ट इतने से में समेट दिया, जो बोरोन फैमिली में 3 से 4 स्लाइड गई थी मेरी एक्सप्लेन करने में, इसीलिए अगली फैमिलीज तो एक एक दिन में ही हो जाती है। इफ आई आस्क यू ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये तो साफ सुथरी स्लाइड है, हम जरा पहले थोड़ा वैसे कर लेते हैं डिस्कस। कार्बन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2, इसके वैलेंस शेल में अगर आप देखो, ये पूरा वैलेंस शेल है, अंदर वाले को तो हम क्या बोलते थे? पेनल्टीमेट। दिस 2 बॉन्ड्स ये बना सकता है, यानी इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। लेकिन अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना चाहेगा, 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड बनाने हैं, ऑक्टेट कम नहीं करना, डेफिशिएंट नहीं बनाने, इच्छा है 4 बॉन्ड अगर बन जाए तो ये एक्साइट करके यहां पहुंचाएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन इस ग्रुप की क्या होनी चाहिए? 4, +4 की -4। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने की हिम्मत, याद है क्या लिखे थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। मैंने कहा था और भी आएंगे, ऑक्सीजन भी आएगा, कहीं गलती से मत सोच लो 4-5 मैंने लिखवाए थे, छठा कहां से आ गया? आएंगे। पहले फैक्ट को मैं ध्यान रखना शुरू करूं तब मेरे एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना है, उसके लिए सिर्फ एक इंसान आ सकता है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किससे इलेक्ट्रोनेगेटिव? जो खुद सेंट्रल है। सेंट्रल जब मेरे पास कार्बन है तो उससे जंप करवाने के लिए कौन? सामने से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग से इसीलिए लिखवाया था कि कल को कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नपवा मत दो कार्बन और हाइड्रोजन की, इनमें तो बराबर सी है, ये क्यों? हाइड्रोजन भी ये खूबी रखता है। तो अनपेयर करने के लिए कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स का बॉन्ड ही नेगेटिव चीज के साथ बनना है तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और बार बार कह रही हूं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हम, कैटायन नहीं बना रहे। यही चीज मैं उस वक्त
दैट्स व्हाई आई स्माइल्ड कि पकड़ लो क्या चोरी हो रही है इसमें। ना तो 4 निकालने पॉसिबल है ना 4 डालने पॉसिबल है। यस, बट कौन कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 इज अ चार्ज? +4 मीन्स 4 बॉन्ड बनाएगा और खुद को स्मॉल या छोटा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि सामने जो टीम आई है वो नेगेटिव की आई है। बस इट इज जस्ट कंपैरिजन। ये पॉजिटिव सिर्फ अदर एटम कौन है वो बताने के लिए है। तो इस ग्रुप की पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फिडेंस से आना चाहिए प्लस, क्योंकि अगला सवाल 4 स्टेटमेंट में। आज का पेपर भी टफ बना है थोड़ा सा, इसलिए कम क्वेश्चन डाले हैं, शायद 6 ही डाले हैं मैंने, कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप हो गए अपने। डाउन द ग्रुप अगर मैं पूछूं +4 की विजिबिलिटी, पॉपुलैरिटी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सात्विक, अपने पिछले ग्रुप की नॉलेज या जब तक भी हमने पढ़ा है उससे नीचे नीचे जैसे जाऊं, +4 पॉपुलर कि नॉन पॉपुलर? वाई? परफेक्ट। और अगर उस कॉन्सेप्ट से चलती तो जवाब क्या आता है? नीचे तो मेटल्स हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टिन, लेड, उनमें तो +4 ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने इस +4 को आयन ले लिया तो कॉन्सेप्ट उल्टा गया। तो ये +4 आयन नहीं है, +4 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। नीचे नीचे +4 की विजिबिलिटी विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो और पे और इंप्लीमेंट होता जाएगा। आई होप मेरी क्लास को पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप क्या होना शुरू होगा? जो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे दे विल बिहेव लेजी। ये क्या बिहेव करेंगे? बहुत लेजी, इनर्ट, नॉट इंटरेस्टेड टू रिएक्ट। और इसके लिए आपको क्वेश्चंस में सेंटेंस मिलेगा रिलक्टेंस इन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में रेजिस्ट करना। तो उस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे नीचे जैसे जाती जाऊंगी ये सुस्त होता जाएगा। क्यों भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे क्यों पॉपुलर था? Z इफेक्टिव, एक ही शब्द चाहिए बस, अब कीवर्ड्स। Z इफेक्टिव बढ़ गया तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ गया एंड आई गेट दिस। तो अब मैं समराइज करूं इनर्ट पेयर इफेक्ट को फिर से, तो मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाऊंगी +2 दिखना शुरू होगा, जैसे जैसे नीचे जाऊंगी +4 पॉपुलर नहीं होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये डन एंड डस्टेड। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखें। +2 +4 यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन। एस ब्लॉक का यही बात थी, एस ब्लॉक में 2 पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है पूरे, इसीलिए उनको पी ब्लॉक से अलग पढ़ा जाता है। एस ब्लॉक में पूरा का पूरा सोडियम, लिथियम, पोटेशियम सब में +1 है। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप में भी कैल्शियम वाले में सब में +2 है। वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रूल्स में भी हम इसलिए लिखवाते हैं कि इनकी तो फिक्स है जी हमेशा। इनमें 2 हो सकती हैं, +2 +4। पिछले ग्रुप में क्या थी? +1 और +3। तो अब टिन सबसे नीचे आता है कि सेकंड लास्ट? टिन की +2 और टिन की +4, नीचे नीचे +4 को दिक्कत होने लगी, खर्चा बढ़ना शुरू हुआ। तो टिन का +2 +4 में आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी, आ जाएगा। लेकिन लेड का +2 +4 में नहीं आएगा, ये सबसे नीचे है। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत ज्यादा एप्लीकेबल था, वो इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। दैट्स वाई +4 इज नॉट स्टेबल एट ऑल। किसका डेल्टा G पॉजिटिव होगा? डेल्टा G नेगेटिव। लास्ट क्लासेस मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? टिन में फिर भी हो जाता है, लेड में बिल्कुल नहीं होता। जिसमें ये चेंज पॉसिबल नहीं है उसका डेल्टा G इज, ये क्वेश्चन मैं थर्मो में नहीं दे पाती थी जब +1 की थर्मो थी, तो क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाऊंगी तब दे पाऊंगी। सो आपके पास डेल्टा G पॉजिटिव नीचे वाले का, चलो ये भी एक चीज होगी। दूसरी बात, इन दोनों में SnCl2 is good reducing agent whereas PbCl2 is not good reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? सामने वाले को रिड्यूस कर दे। सामने वाले को रिड्यूस करने के लिए अपना एक पेयर उसके साथ बॉन्ड बनाने भेजना पड़ेगा, यही होता है ना। ये कोई इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम तो चल नहीं रहा, अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट कराना होगा, आजा भाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर ये सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है मतलब खुद क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज। +2 से क्या बन गया? +4। सेल्फ ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, ठीक है, दिक्कत है लेकिन पॉसिबल है।
तो ये हुआ एक इसके कंपैरिजन में गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और लेड तुम +2 से +4 नहीं ला सकते, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, ये नहीं ला सकते, इसका मतलब इट कैनॉट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इट कैनॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ड्रास्टिक कंडीशंस की हीट इलेक्ट्रिसिटी देने की बात यहां नहीं हो रही। तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब सोच के देखिए, ऐसी कोई 4 स्टेटमेंट्स हों आपके पास, उसमें से एक स्टेटमेंट पिछले ग्रुप की, एक स्टेटमेंट इस ग्रुप की और एक स्टेटमेंट किसी और ग्रुप की, मैचिंग सी, तो हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होने को। और उस दिन तो हम तैयार होते हैं, आप आओ और हम कंफ्यूज होएं, मौका तो दो, हम कंफ्यूज हो नहीं आए हैं तो मौका तो मिल ही जाता है। सो अंडरस्टूड। अब मैं इसका रिवर्स भी पूछ सकती थी, इसको रिवर्स कर दूं, SnCl4 SnCl2 में जाएगा, खुशी से नहीं, लेकिन PbCl4 PbCl2 में जाएगा लपक के। क्लियर सबको? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, लास्ट चैप्टर जो ग्रुप था। क्या लिखा है अब तो आपने हाँ या ना बोलना, इनर्ट पेयर इफेक्ट चल रहा है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी नीचे के मेंबर्स में ज्यादा, ऑफ कोर्स ये रेपिटेशन है, बार बार दिखा रही हूं कि जो चाहे भी तो वो भूले ना, और जो सो रहा हो उसको जगा सकूं। ठीक है, 1-2 लोग तो सो रहे, ये ना, ये गर्दन को सहारा मत दो बेटा, इनऑर्गेनिक पॉपुलर लोरी की कैटेगरी में आती है, इसको सहारा मत दीजिए, सोए मिलेंगे 2 मिनट में, आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसका डेल्टा जी गजब का नेगेटिव है। पीबी सॉल्ट्स लाइक PbO2, दिस ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। कल को अगर मैं 10 सॉल्ट्स की लिस्ट दे दूं जिसमें कुछ लेड के हैं, कुछ टिन के हैं, और पिछले ग्रुप में सबसे नीचे कौन था, सोचो सोचो सोचो, बैगिट था ना, टी फॉर थेलियम, 1-2 सॉल्ट उसके दे दूं और पूछ लूं इनमें से कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेड +4 के सारे ऑक्सीडाइजिंग होंगे, लेड +4 जिंदा ही नहीं रह सकता, उसको तो किसी से रिड्यूस होना है, +2 में जाना है। लेड +4 के सारे सॉल्ट्स को तुम टक 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 कर जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट, क्योंकि वो खुद रिड्यूस होने को तैयार है। थेलियम के भी अगर +3 मिल गया आपको तो वो सारे टक टक किस कैटेगरी में आ जाएंगे, खुद रिड्यूस होने वाला यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप तब नहीं कह सकते हमें कोई लिस्ट दे दो मैम, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स की, वो लिस्ट अनएंडिंग होगी, कितना याद कर लोगे, अकल लगानी है मेरे को। लेड के +4, थेलियम के +3, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट, दे हैव टू रिड्यूस देमसेल्फ इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये कुछ सॉल्ट्स दे दिए मैंने। इस ग्रुप की खासियत है इनके कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनते हैं। हाँ जी, मैंने क्या लिख दिया है, ये तो चलता रहेगा जी। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड बनते हैं EX4, ठीक है। EX4 का मतलब क्या है, जैसे CCl4, सिलिकॉन का Cl4, राइट, ये मतलब है। इन दोनों में से मोर कोवेलेंट कौन सा, मैंने क्या लिखा है उसे मत देखना, +2 की +4, आज फजांस रूल से ही स्टार्ट किया था। मोर कोवेलेंट मतलब क्या था, मेरा मोर चार्ज वाला रूट, तो ये मोर कोवेलेंट। बहुत चौथी 5वीं एक स्टेटमेंट ये भी होगी कि आपको CCl4 SiCl2 या लेड का दे देंगे PbCl2 PbCl4 में से मोर कोवेलेंट PbCl4, यस। तो आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मोर कोवेलेंट और लेस आयोनिक मिलेगी। कोवेलेंस लाइक पिछला ग्रुप, कोवेलेंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन में तो 4 से ऊपर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन आगे वाले मेंबर्स में अगर आप देखें तो कोवेलेंस एक्सपैंड हुआ है टिल 6। तो सिलिकॉन में 6 कैसे हुआ, देखूं एक बार, क्योंकि मेरे को आगे के चैप्टर्स में इसमें आपकी बहुत पकड़ चाहिए होगी। 3s 3p, एक तो चलो जंप कर ही गया, 3d में खाली है बच्चों, चेक, इस पे बहुत फ्लो होना चाहिए अब आपका। यहां एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्लोरीन के साथ, 4 तो बन गए नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ना कोई पॉजिटिव चार्ज ना कोई नेगेटिव चार्ज। इधर क्या हुआ, एक Cl नेगेटिव लुईस बेस, एक और Cl नेगेटिव लुईस बेस, ये क्या बिहेव किया, लुईस एसिड। बहुत ध्यान से सुनना,
सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, कोई कमी नहीं है उसके पास, ऑक्टेट पूरा है, फिर भी वो लोएस्ट एसिड क्यों बिहेव करता है? खाली डी ऑर्बिटल पड़ा है, क्या दिक्कत है? कमरा किराए पे चढ़ा दो, पैसे ही आएंगे थोड़े से। कोई देखा है कमरे खाली छोड़ता हुआ? नहीं। तो ये क्यों छोड़ेगा खाली स्पेस? ये उसको रेंट तो करेगा भाई, चढ़ाएगा और पैसा लेगा। तो जैसे हमारे लिए मनी मिल रही है तो हम ऑटोमेटिकली, कोई नहीं करता तो उसको लोग बेवकूफ़ी कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एटम्स में है। जब मेरे को एनर्जी लो हो रही है तो मैंने तो बॉन्ड बनाना है, तो दो को उठा के ले आए। दैट इज वाई SiF6 या Cl6, और ये चार्ज -2 समझ आ रहा है क्यों आया? क्योंकि दो लुईस बेसिस Cl नेगेटिव या F नेगेटिव या जो भी आके जुड़े, तो इस तरह से कोवेलेंस 6 गया। 7 पे लड़ाई पड़ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बन पाया, रोक नहीं पाया 7 को, 6 पे बस हो गई। इसी तरह से कोवेलेंस अगर अब ये 6 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। अब आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी देखना क्या लिखा है, सब बहुत बेसिक केमिस्ट्री है। हाँ, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन से बढ़िया रिएक्ट करते हैं। जिन लोगों ने फुल केमिस्ट्री का टेस्ट अभी दिया है उनको ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन टेस्ट में मिला होगा। ये एक ऐसा अंडरस्टूड सा क्वेश्चन था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आप कर लें, बट आपको कराया हुआ नहीं था, वो यहां से था। चेक, क्योंकि यहां की दो पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं +2 और +4, इसीलिए दो ऑक्साइड्स बनेंगे। भाई कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो सामने ऑक्सीजन -2 आएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली पॉइजनस इफ इनहेल्ड, अदरवाइज नहीं, हाईली पॉइजनस फॉर अस इफ इनहेल्ड। कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो ग्रीन हाउस गैसेज में एक गैस ये भी है। दो तरह की गैसेज हैं कार्बन को लेके, तो ऑक्साइड्स इस ग्रुप में दो तरह के बन सकते हैं, एक EO एक EO2। जस्ट एग्जांपल सा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड आपके पास सिर्फ 3 है। पूरी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब सारा मिला लो, सिर्फ 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है, जिसमें पहला आज आपको मैं दे रही हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी दो नाइट्रोजन फैमिली में देंगे, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब क्या है? ना ये एसिड है ना ये बेस है। लोग वाटर को भी न्यूट्रल ऑक्साइड में डाल देते हैं, वो एम्फोटेरिक है, जरूरत पड़ने पर एसिड भी है, जरूरत पड़ने पर बेस भी है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड अगली फैमिली में जो आएंगे वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना एसिड ना बेस। ठीक है, चलिए अब सिलिकॉन का एक ही ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, अगर टेम्परेचर हाई हो तो वो भी मोनो, डाई नहीं एग्जिस्ट करता। फैक्ट है, लर्न करना पड़ेगा, कभी भी काम आ जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर, मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना है। पी ब्लॉक भरा पड़ा है आगे वाला, छोड़ दो पेन 2 मिनट के लिए जो लोग नोट कर रहे हैं। ये समथिंग न्यू टू अस, शायद कुछ लोगों को पता हो जब हम इक्विलिब्रियम और एसिड बेस और उन जगहों पे बात करते हैं, बट मुझे लगता है कहीं हम भूल ना गए हो, किया हुआ पार्ट है सभी का। एक ऑक्साइड ये, एक ऑक्साइड ये। इफ आई एम गिविंग यू आंसर, गट फीलिंग, जुगाड़, रीजन ढूंढो, इसका ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है, इसका कम एसिडिक कैरेक्टर है। मैं आपको इक्विलिब्रियम के एसिड बेस टॉपिक में करा चुकी हूँ, स्टिल हम भूल गए हो तो। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, आसान वाला जुगाड़ हमको याद है। कुछ और भी था साथ में? यस, जब भी आप ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, आई एम टॉकिंग फ्रॉम जीरो, अगर मैंने कभी सुनी भी नहीं ये चीज लाइफ में, तो एक ही एलिमेंट के अगर दो ऑक्साइड्स हैं, उनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है? जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है पर एटम। तो यहाँ एक E के साथ कितने ऑक्सीजन है? एक ही। यहाँ एक E के साथ कितने ऑक्सीजन है? 2। ये तो उनका जुगाड़ है, जैसे हम जैसे लोग थे जिनके पास कोई गाइडेंस या कोई टीचर नहीं था, ढूंढ लिया अपना एक जुगाड़। लेकिन जिनके पास बताने वाला कोई है, गाइडेंस है, उनके लिए सही टर्म, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वही टर्म पकड़ी जाएगी। असर्शन रीजन में लिखा होगा इसमें ना ऑक्सीजन ज्यादा है, नहीं,
जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो एलिमेंट का ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें एलिमेंट की क्या है? +4, इसमें क्या है? +2। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, हायर इज द एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगली फैमिली में भर भर के आएगा, नाइट्रोजन के 6 ऑक्साइड दूंगी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम लोगों को ये बताने में इसमें मोस्ट एसिडिक कौन सा है, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। या पर एटम ऑक्सीजन निकाल लो, काम चल जाएगा। दोनों जुगाड़ कामयाब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। गलत किसी से, क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस रास्ता मर्जी जो हो, राइट? इससे भी सही आएगा पर और ये बहुतों में आना है, ऑक्सा एसिड्स में भी आना है। सल्फर के 3 एसिड दूंगी, उसमें भी यही रहेगा। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग, H2SO4 या कोई और? तो ये अभी धीरे धीरे अगली फैमिलीज में इस पे बिल्ट होता जाएगा। क्या मैंने एसिडिक कैरेक्टर सही लिखा है एवरीवन? इस ग्रुप का टिन लेड, कार्बन से लेके लेड तक, जितना नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक। नॉन मेटल कौन सा है सबसे ज्यादा? कार्बन। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक, यस। अब भाई इसमें थोड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालोगे, सेम है। इसमें थोड़ी नंबर ऑफ ऑक्सीजन से निकालोगे, वो भी सेम है। डिफरेंट है तो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक उतना ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड, और ये नीचे वाले तो बेसिक। क्या इसमें कोई एम्फोटेरिक है? बस यहां से एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक के रायते फैलने शुरू। पिछले ग्रुप में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा था? बोरोन फैमिली, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, अच्छा, और गैलियम का भी। तो 2 तो पिछले ग्रुप से मिल गए मेरे को। पूछा यूं जाता है एटॉमिक नंबर इतने से इतने में कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? अब सोचो, या इन 3 फैमिलीज में ग्रुप 13, 14 और 15 में कुल मिला के नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड नंबर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स दो जी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। हम उसको बाद के लिए छोड़ते हैं, आराम से ना पहले लिखेंगे। ये बाद में छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये वो हैं जो उसी वक्त होने चाहिए, क्योंकि मुफ्त के नंबर है। अगर आपको याद है तो, मुफ्त तो नहीं कहना चाहिए बट इजी मार्क्स है इन प्लेस ऑफ कैलकुलेशंस। सो अब अगर इसमें मैं एम्फोटेरिक देखूं तो पकड़ो कितने एम्फोटेरिक आ गए भाई। ऑक्साइड 2 तरह के बने थे इस ग्रुप में, एक बना था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, एक बना था +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। तो ये तो तुमने +4 में तो GeO2 बता दिया, लेकिन +1 में ये भी दोनों एम्फोटेरिक थे। तो फिर लगा जर्मेनियम का भी +2 वाला शायद एम्फोटेरिक हो ना, वो क्या हुआ? एसिड। मेटल का मेटलॉइड है, इसको मेटल तो क्या बोलूं, एनीवेज। न्यूट्रल, एसिडिक, एम्फोटेरिक, ये वो है जिसमें सारे मिल गए मेरे को। न्यूट्रल भी मिल गया। नेम अ ग्रुप जिसमें तीनों ऑक्साइड्स मिलते हैं। सिर्फ 2 ग्रुप हैं, 14 और 15। तीनों माने न्यूट्रल भी, न्यूट्रल है ही 3। तो आपको उस ग्रुप का नंबर मांग लेंगे इंटीजर टाइप में, जिसमें तीनों तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक भी, एम्फोटेरिक भी और न्यूट्रल भी। ऐसे 2 ही परिवार हैं। 13 एक है आपका 14th फैमिली और एक है आपकी 15th फैमिली। सिर्फ 2 में ही ऐसा है। क्लियर? इसे क्या क्लियर है तो याद करना है। तो अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट में टोटल कितने आ गए 2 फैमिलीज में? अब ऐसे ऐसे फैमिलीज बढ़ती जाएंगी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नंबर बढ़ता जाएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स टू लर्न। और ये अक्सर लिख के कहीं स्टडी टेबल के आसपास चिपकाना ही पड़ता है, ये भूल जाते हैं। डन? नोटेड? कोई क्या लिखा है? इनकम्प्लीट के आगे क्या होगा? ये ज्योति मैम ने क्या लिखा है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तुम ज्यादा समझ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर किसी भी फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से निकलती है, जिसको आप सफेद धुआं भी देखते हैं, बोलते हैं। दूसरा पता नहीं क्या लिखना था, मुझे भी नहीं पता। कार्बन मोनोऑक्साइड और कहाँ बनता होगा? वही इनकम्प्लीट कंबशन से हो। कोल का भी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। चलो देख लेंगे, कुछ ना कुछ आगे आएगा, मैं भर दूंगी यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट रियली सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट सॉल्युबल, या स्पेरिंगली भी बोल देते हैं इसको, मतलब स्पेरिंगली होता है नाम मात्र। इजीली वाटर में सॉल्युबल ना होना इस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सॉल्युबल है, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है और ये कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है। ये तो मेरे को लगता है सबको पता है।
अब एक पॉइंट बनाने को मैं और बना सकती हूँ, ये फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, प्लांट्स को CO2 चाहिए, तो ये अनएंडिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक हाईली पॉइजनस कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए वी इनहेल वो हीमोग्लोबिन, फिर वेस्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ जुड़ गया, देन दैट हीमोग्लोबिन इज नॉट अवेलेबल एंड विद इन फ्यू मिनट्स ऑल हीमोग्लोबिन विल बी ओवर, लंग्स वोंट गेट ऑक्सीजन एंड इट इज फेटल। तो ये सब डिटेल आपको कुछ पता होना चाहिए। किसी को लगता है मेरे को और पता करना है तो मैंने बुकलेट में ये मटेरियल दे रखा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ नया शुरू होगा जो आपको पहले बिल्कुल ना सुना हुआ है, ना कोई पिछले ग्रुप में देखा, ना कहीं कोई 11वीं कक्षा में देखा या 9वीं 10वीं में देखा, बिल्कुल अब ब्रांड न्यू चीज़ें आ रही हैं, तो आप सब बराबर हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड इट्स अ पॉपुलर क्वेश्चन, वैसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड गैस ना हो के ऐसा सॉलिड है जो मेल्ट नहीं हो सकता, मिट्टी में यही है, सिलिकेट्स। थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, वो भी आगे आएगा, मतलब शुरुआत इसी से होती है। SiO2 इज 3 डायमेंशनल हार्ड नेटवर्क सॉलिड, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, वेरी हार्ड, डिफिकल्ट टू मेल्ट सॉलिड। और कार्बन डाइऑक्साइड तो एनामोलस बिहेवियर इकट्ठे हो रहे हैं, राइट कि कार्बन का एनामोलस बिहेवियर में उसका ऑक्साइड तो गैस है रूम टेम्परेचर पर, और सिलिकॉन का ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, छोटा मोटा सॉलिड नहीं है, 3D नेटवर्क जिसको आप मेल्ट नहीं कर सकते। वाई रीजन इसका, तो ये दिखाऊं साफ सुथरा सा, उससे पहले यहाँ कुछ बना लेते हैं, फिर ये लिखने के लिए वो साफ सुथरा चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग ये, हाँ या ना? मैं इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही, बट CO2 ऐसा ही होता है, लीनियर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन, सो जाओगे बोलोगे नहीं तो, राइट इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, एंगल 180 डिग्री। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऐसी क्या आग लग गई जो इसने ये नहीं बनाया? ऐसा क्वेश्चन हम बॉन्डिंग में पूछ भी नहीं पाते, और कहते हैं कोई पूछ भी ले P ब्लॉक में देखेंगे। गट फीलिंग क्या लग, क्यों ये भी तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की गैस होती है यहाँ पे, ये नहीं बन पाती, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हम। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, वाई? बस आगे टुकड़ा भी भर दो, फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑक्सीजन नहीं, सब प्रिसाइज है, लोन पेयर की जरूरत क्या है? तो फिर तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, फिर तो SiO2 और अच्छा बन सकता है, तीसरा बॉन्ड भी बन रहा है क्या? इसका ऑर्बिटल है 3p और 3s, और इसका है 2p और 2s। हाँ ये तो फर्क है, बट उससे इसको कैसे ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, तो इसका बॉन्ड नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। 3p का पाई बॉन्ड आज तक नहीं देखा होगा आपने, राइट 3p और 2p का 3p देखे भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पॉसिबल नहीं है, आएगा, वो भी चीजें आएंगी। पाई बॉन्ड ओवरलैप इज वेरी पुअर इन सिलिकॉन। देखिए बच्चों, कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन से पहले क्या है पीरियोडिक टेबल में? नव्या और मान्या, हाँ मान्या। सिलिकॉन से पहले क्या है पीरियोडिक टेबल में? थोड़ा पीछे लेके जा रही हूँ, 9th 10th क्लास। सच आपकी 10th में तो पीरियोडिक टेबल हटा दिया था ना, डिलीटेड बैच, बट मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में खूब दिखाया आपको पीरियोडिक टेबल। सिलिकॉन से पहले क्या है पीरियोडिक टेबल में? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बड़ा, सिलिकॉन छोटा, फॉस्फोरस थोड़ा और छोटा, इनमें पाई बॉन्ड बन जाएंगे। कहीं आप कल को अगले फैमिली में कहो मैम फॉस्फोरस का पाई बॉन्ड कैसे बना दिया, पिछले ग्रुप में आपने सिलिकॉन का तो बनाया नहीं। तो सिलिकॉन बड़ा, फॉस्फोरस छोटा, जैसे जैसे छोटे होते जाएंगे शायद इनमें स्कोप हो, बट सिलिकॉन में पाई बॉन्ड बनना इज नॉट पॉसिबल विद ऑक्सीजन। जब पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता तो SiO2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये सब आपको अभी पिछली स्लाइड जो मैंने हटाई है साफ सुथरी, यही है उस पर। तो सिलिकॉन में ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, तो SiO2 गैस कैसे बनेगी? SiO2 गैस ही नहीं बनी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों है, पहले तो मेरे को वो पता हो, फिर बात करूंगी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। व्हाई इट इज गैस, व्हाई नॉट सॉलिड?
ओके, वो सारे पॉलीमर ही थोड़ी होते हैं सॉलिड, मतलब नॉर्मल उसमें शुगर सॉलिड है बिना पॉलीमर होते हुए, बहुत सी चीज़ें और सॉलिड है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आज उस क्लास में वही चल रहा है, वैन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते ही पहला टॉपिक पढ़ाना है वैन डर वाल फोर्सेस। तो ज़्यादातर नए बच्चे वहाँ बैठ के अभी वैन डर वाल फोर्सेस पढ़ रहे हैं कि आता नहीं है। मैं तो यार यहाँ भी आज यही कर, सारों को वहाँ बिठाना था आज। फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन डिसाइड करता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब तुमसे बड़े से बड़ा महंगे से महंगा क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल स्टेट में, प्लीज एक ही चीज सोचना, वैन डर वाल फोर्स। सॉलिड है तो वैन डर वाल फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, लिक्विड है तो थोड़ा वीक, गैस है तो बहुत वीक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी वो गैस बने। सिग्मा पाई बॉन्ड गैस नहीं तय करता कि बॉन्ड स्ट्रांग थे, इसमें पाई बॉन्ड बन गए तो सॉलिड होना चाहिए था। अरे भाई, वो तो CO2 को जोड़ने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, हाँ या ना? दो दो पोलर बॉन्ड होते हुए भी इक्वल एंड ऑपोजिट इट इज नॉन पोलर। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल सामने ला रहे हो जिसमें चार्ज के नाम पे कुछ भी नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच कौन से फोर्सेस होंगे? सबसे कमजोर फोर्सेस, क्या नाम था उसका? लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। तो कोई चीज गैस इसकी वजह से, यहां क्या केमिस्ट्री चल रही है परवाह नहीं मेरे को, होनी भी नहीं चाहिए जब फिजिकल स्टेट आई। तो यहां कौन सा फोर्स है? या तो है लंदन फोर्सेस या है डिस्पर्शन फोर्सेस। वेरी वेरी वीक, इजीली ब्रेकेबल एट रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। अब आती है बारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैनॉट एग्जिस्ट, ये पिछली स्लाइड पे सब लिखा पड़ा मिलेगा आपको। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसी डिस्क्रीट माने अलग अलग यूनिट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसमें वीक वैन डर वाल फोर्स ही नहीं है। इसमें वीक वैन डर वाल फोर्स नहीं है तो रूम टेम्परेचर तोड़ेगा कैसे? तोड़ेगा नहीं रूम टेम्परेचर, तो वो गैस कैसे बनेगी? आया कुछ दिमाग में? ये कहानी अगले 3 ग्रुप्स में फिर आएगी। फिर तुम लोगों से, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट आज कॉन्फिडेंट था, वैसे ही ये चीज अगले आने वाले 15 दिन के अंदर इतनी बार आनी है कि कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तो अगली क्लासेस में मेरे को यही पढ़ाना है, जो 2 चैप्टर्स में आएगा, 12th का पहला चैप्टर और एक और डिलेटेड चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो मैं अगले आने वाली क्लासेस में लूंगी। सो यहाँ तो वीक वैन डर वाल फोर्स है ही नहीं, तो सबसे पहला सवाल तो आता है फिर सिलिकॉन ऑक्साइड एग्जिस्ट कैसे करता है? SiO2 एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो अगर मेरे को इसकी बॉन्डिंग नहीं पता तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। चेक करना बच्चों जो मैं बना रही हूं। ये नीचे एक और सिलिकॉन है, ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। बीच का सिलिकॉन देख लो, आपको समझ आ जाएगा। चारों तरफ एक एक ऑक्सीजन से जुड़ा है एंड सो ऑन। एक सिलिकॉन चारों तरफ एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, वो ऑक्सीजन फिर एक और सिलिकॉन से जुड़ा है, वो सिलिकॉन फिर 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन फिर एक और सिलिकॉन से एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा एंडलेस, इसको रोक ही नहीं सकते। मॉलिक्यूल किधर खत्म हुआ? खत्म ही नहीं हुआ। तो इस मॉलिक्यूल के साइज की मैं बात करूं, सरफेस एरिया की बात करूं, तो मैं तो आंखों को मेरी आंखें देख सकती हैं इसको, तो इतना बड़ा है। और वैन डर वाल फोर्सेस की शर्त क्या होती है? दे एक्ट ऑन सरफेस। ऑल्दो यहां मैं सरफेस एरिया बात ही नहीं कर सकती, ये तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, इसको तोड़ोगे कहाँ? यहां कम से कम तोड़ के 2 टुकड़े तो हो रहे थे। ये रहा एक डिस्क्रीट SiO2, ये रहा एक डिस्क्रीट SiO2। जब कोई स्पीशीज 2 अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट में ही नहीं एग्जिस्ट, अलग अलग और डिस्क्रीट एक ही बात है, जब 2 डिस्क्रीट यूनिट में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो उसके फोर्सेस की क्या बात करूंगी? ये तो पूरा एंडलेस एक ही चला जा रहा है। आप कभी मिट्टी को उठा के ये नहीं कह सकते ये 1 है ये 2 है, वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क चला जा रहा है लाइक डायमंड। दैट इज व्हाई इट इज सॉलिड। SiO2 इज सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। ये एक एसर्शन,
उसके नीचे रीजन क्या है? बिकॉज CO2 में पाई बॉन्डिंग इज पॉसिबल वेयर एज SiO2 में पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल. यस, वैन फोर्स तो नहीं लिखा मैंने. आप क्या सोचोगे, वैन फोर्स नहीं, वो तो वैन फोर्स दोनों में होते ही नहीं, मतलब बात ही नहीं कर सकती मैं वैन फोर्स की, क्योंकि SiO2 में मॉलिक्यूल थोड़ी बन रहा है. वैन फोर्सेस दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, यहां तो कुछ अलग है ही नहीं. इस बात को साफ सुथरा इधर दिखाया, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं. ये why it SiO2 is not similar to CO2, और इसको कहते हैं सिलिका. सिंपल टर्म्स में इसका 3D नेटवर्क है. एक सिलिकॉन कुल मिला के 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, अलग अलग, चारों ऑक्सीजन अलग अलग हैं, और इसका कोई एंड नहीं. आप ये नहीं कह सकते कि मैम अब इसमें बताओ एंड में क्या होगा, नहीं. बिकॉज सिलिकॉन कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड 2p3p. SiO2 एग्जिस्ट in 3D network, hence it is very hard solid, not कोई छोटा मोटा solid. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नो इफेक्ट ऑफ वाटर. वाटर से ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, आराम से पड़े रहेंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टिन और लेड आसान नहीं है, लेकिन टिन को अगर आप वेरी हाई बॉइलिंग वाटर और आई कैन से स्टीम दे दूं तो टिन का ऑक्साइड बन जाता है. मेरा मुद्दा ये लाना जरूरी था, जिसके चक्कर में ऊपर का बताया. लेड आप लोगों से पूछा जाएगा, लास्ट क्लास में भी मैंने बात की थी, कौन कौन सा मेटल एयर वाटर एसिड से अनटच्ड रहता है. एल्यूमिनियम, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, जिसकी वजह से आप उसको बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज करते हैं. सिमिलरली लेड, श्रेय सीधे बैठो. सिमिलरली लेड, वो भी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, जिसके बाद उस पर एसिड, बेस, एल्कलीज कुछ भी गिर जाए कोई इफेक्ट नहीं होता. इवन आप एयर, वाटर, बॉइलिंग वाटर कुछ भी दीजिए, अनअफेक्टेड. तो लेड ऑल्सो वर्क्स लाइक एल्यूमिनियम. तो ये भी एक फैक्ट है, लर्निंग है. चलिए, हेलाइड्स. अगर इस ग्रुप के मैं हेलाइड्स बनाऊं, यही दो बनेंगे, +2 और +4 वाले, हाँ या ना. मोर कोवलेंट, मोर आयनिक, बता लो की जरूरत तो नहीं. कौन सा हेलाइड, यहां पे बाद में बात करते हैं. लेड का टेट्रा हेलाइड और टिन का टेट्रा हेलाइड, कौन सा ज्यादा स्टेबल? क्योंकि लेड का टेट्रा बनना ही नहीं, +4 इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो किस में चला जाएगा, डाई हेलाइड में. वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ी देर पहले बात हुई. तो नीचे के मेंबर्स में टेट्रा हेलाइड पहचानना, ढूंढना, स्टेबल करना काफी मुश्किल होगा. तो MX2 ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो लेस कोवेलेंट होगा, मोर कोवेलेंट MX4 होगा. अब तो रेपिटेशन पे आ गई चीजें. एक्सेप्शन क्या लिखा है? एक्सेप्शन पूछना नहीं क्यों, राइट. एक्सेप्शन क्या है यहां पर? टिन और लेड के टेट्रा फ्लोराइड्स आर नॉट कोवेलेंट, जबकि कायदे से कोवेलेंट होने चाहिए थे. दे वर फाउंड टू बी आयोनिक. वैसे इसके रीजंस हैं, बट अभी बचिएगा इसके रीजन से कि क्यों आयोनिक में कन्वर्ट हो गए, क्यों नहीं कोवेलेंट रहे, इसके रीजन से अभी बचिएगा. ठीक है, याद रखिए. तो अच्छा, PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता. आयोडीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि लेड के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठा के अनपेयर कर सके. वी ऑल रिमेंबर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने के लिए कौन चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव. आयोडीन काफी फीका पड़ जाता है उस काम में, और ये मैं कह ही नहीं सकती नहीं आ रहे, क्योंकि ये आ रहे हैं. पिक करो इनमें से कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करता. तो अगर P ब्लॉक पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलेगा, हाँ PbI4 भी एग्जिस्ट नहीं करता. पहले इन फैक्ट्स को लिखिए, फिर कोशिश करते हैं बताने की क्या और लिखा है. ये जरूरी नहीं है आपके लिए, आप इसको छोटा भी लिख सकते हैं. दिस इज ऑलरेडी विद यू पीपल. इसको बहुत छोटा भी बनाया जा सकता है, इतना बड़ा नहीं. 2 टुकड़ों में भी आप इसे कर सकते हो कि आयोडीन इतना नेगेटिव ही नहीं है कि अनपेयर कर सके. बस आपकी अपनी कॉपी, ये लाइन लिख लो. ये चल रहा था क्लास. ये क्या था? CCl4 के अलावा, एक्सेप्ट CCl4, अदर टेट्राक्लोराइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड. क्यों भाई CCl4 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता? तो सोचने का टाइम मिल गया होगा. CCl4 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज हो सकता?
उसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल का रास्ता ही नहीं है। अब आपको रीजन आता है कि नहीं आता, पहले तो फैक्ट आना चाहिए, और फैक्ट आ गया तो रीजन यूं आना चाहिए कि मेरे पास स्टेटमेंट्स में ये बात आ सकती है। व्हाट इज करेक्ट अबाउट CCl4, और 4 स्टेटमेंट्स, राइट। इट कैनॉट बी हाइड्रोलाइज बिकॉज CCl4 में कोई वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता है। और सिलिकॉन में क्यों हो रहा है, इसके थ्रू वाटर गया और फिर वही HCl निकला और यहां क्या आ गया, OH। सिलिकॉन के साथ एक एक OH लगता गया, एक एक Cl की जगह। अंडरस्टूड? इतना क्लियर सबको? ये जवाब चाहिए। अरे यार, पहले तो इसका जवाब तो तुम लोगों को पता ही था। एक सेकंड, मेरा एक सेंटेंस पूरा होने दो, फिर आती हूँ। इफेक्टिव ओवरलैपिंग मैंने पकड़ लिया, गलत है, ठीक है। कुछ और सोचो। SiF6 इज पॉसिबल whereas SiCl6 2 नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। पहले एक बात का ध्यान दो, सिलिकॉन की 6 कोवेलेंस में सेट करा के आई होती है, लेकिन सिलिकॉन की 6 कोवेलेंस के ऊपर 7th क्यों नहीं होती थी, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर भी 6 और 6 होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। Cl का साइज इतना बड़ा था कि एक सिलिकॉन 6 क्लोरीन को अपने चारों तरफ बिना भिड़े, बिना रिपेल हुए एकोमोडेट नहीं कर पाया। तो यहां कोवेलेंस 6 को भी आंख बंद करके मेरे को एग्री नहीं करना है, इसीलिए मुश्किल है, हर चीज देखनी पड़ेगी। कि ये नहीं मैं सोच सकती सिलिकॉन की कोवेलेंस 6 है तो जी कंपाउंड पॉसिबल है, नहीं, ये बात गलत है। अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबका ध्यान यहाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और स्टेरिक हिंड्रेंस तो हो ही गया हमारा। एनामोलस बिहेवियर, ये तो बताना धर्म नहीं बनता मेरा, फिर भी कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कार्बन फैमिली खत्म। अब एनामोलस बिहेवियर आते ही आपकी नॉर्मल जेईई और नीट की कार्बन फैमिली खत्म। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, अदर्स डू नॉट। और इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल ये रहे मल्टीपल बॉन्ड के, जिस वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बन गए कार्बन के। पॉइंट नंबर 2, टोटल रट्टा है। देखिए क्या रटना है इसमें, मेरे को तो मेरी कैटिनेशन का क्या मतलब होता है ना, सेल्फ लिंकेज, सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना। कैटिनेशन, इस पे भी क्वेश्चन आप देखोगे बड़े गजब के हैं और हमसे गलत होते हैं। इजी क्वेश्चन है, क्यों कार्बन में कैटिनेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। छोटा साइज है, ये तो अंधेरे का तीर है, ये तो लगना ही लगना है, राइट। लेकिन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ छोटा एटम डायरेक्टली, ऑफ कोर्स रीजन यही है, सी सिंगल बॉन्ड सी की स्ट्रेंथ डिसाइड कर रही है कैटिनेशन। कोई और बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया। अगर सी सिग्मा बॉन्ड सी स्ट्रांग नहीं था तो सेल्फ लिंकेज की फाउंडेशन ही नहीं थी। सिलिकॉन का सिग्मा बॉन्ड वीक होगा एंड सो ऑन, वीक 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 होते गए। अगर ये था तो अगली फैमिली का क्वेश्चन, एन की कैटिनेशन और ज्यादा होगी, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आना, ये ट्रेंड नहीं आना है। कैटिनेशन में एन रखेंगे, सी रखेंगे और ओ रखेंगे, बताओ जी कैटिनेशन किसकी सबसे ज्यादा। मैंने ये ठीक लगाया है, क्या गलती की है? यस, वेरी गुड। ये छोटा तो, ये तो उससे भी छोटा है भाई, अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता जाता है। तो एन सिग्मा बॉन्ड तो और भी स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, साइज तो छोटा है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में एक प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो गई, एक लोन पेयर आ गया। जैसे ही 2 नाइट्रोजन पास आए, इनके लोन पेयर आए, रिपेल किया तो बॉन्ड कमजोर। ये तो जोड़ना, रोकना मुश्किल हो गया इसको। दैट इज वाई कैटिनेशन इज मैक्सिमम इन, जिसकी वजह से अलग ही ब्रांच खोलनी पड़ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो कैटिनेशन एक ग्रुप में पढ़ा के हम ये नहीं सोच सकते कि एक ही ग्रुप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन विल बी मिक्स्ड एंड मर्ज। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ हुई। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने में कितनी ताकत लगेगी? ऑब्वियसली जितना स्ट्रॉन्ग उतनी ही ज्यादा फोर्स, इसीलिए ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, ये बहुत जल्दी ब्रेक होगा। अंडरस्टूड? नोट करते वक्त भी कुछ चीजें तो पता लगी होंगी, लेकिन डिस्कशन के वक्त अलग ही चीजें पता लगती हैं। ग्रुप 13 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अगर मेरे से छूटे हो, मेरे से कोई नहीं छूटा, बिल्कुल नहीं छूटा। यहां से आपका जेईई एडवांस या ओलंपियाड का काम शुरू होता है। इसके बाद जो भी है वो यही है। यहां पर डाइबोरेन, जिसपे मैंने आपको कहा डिटेल एक्सपेक्टेड है हमसे, क्योंकि इस पे डिटेल है भी बहुत अवेलेबल।
और ये क्लियरली मेंशन्ड है, ये चीज़ें एडवांस के सिलेबस में आएंगी। इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने अंदाजे से करा रहे हैं, नहीं, इट इज़ मेंशन्ड। सो B2H6 की प्रेपरेशन, अब इसकी प्रेपरेशन ऑर्गेनिक वाली हो तो मैं समझाऊँ कि भाई यहाँ ये होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढेगा वगैरह वगैरह। यहाँ कुछ नहीं है कि एलिमिनेशन होना है तो एक पाई बॉन्ड बनना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स की कैटेगरी में आता है। नाम देखो क्या है, थोड़ा याद करा रही हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 12th में बहुत पॉपुलर आने वाला है अभी ऑर्गेनिकली। लिथियम एल्यूमिनियम, एंड में क्या है, हाइड्राइड, हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज का सप्लायर है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम का कोवेलेंस अगर अब मैं यहां पर पूछूं तुमसे, ये वही स्क्वायर ब्रैकेट है जो तुम्हारे सामने अब मैं ला रही हूं। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड तो इसके बनते ही हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो यही ऑफर करता है, तो 3 बॉन्ड तो इसके बनने, AlH3। चौथा बॉन्ड क्या बना होगा, H नेगेटिव, कहीं से आएगा, इसके वेकेंट p ऑर्बिटल में अपना एक पेयर डालेगा और वो नेगेटिव चार्ज ये रहा। आज कई बार ऐसी चीज टकराई है कि ये एक एनायन एग्जिस्ट करता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्यूशन में लिथियम, सोडियम भी हो सकता है, बट लिथियम ला रहे हैं क्योंकि हमें ये करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसी चीज है जो हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए, हाइड्रोजन स्टोर कर रखी है इसने। आओ कोई सामने आओ सही, आई विल सप्लाई यू हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का जब एल्केन बनाया तो रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज किया है प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल के साथ H2। इफ यू रिमेंबर क्लास 10 से यही रिएक्शन चलता रहा, वहां पे ये नहीं यूज किया क्योंकि डबल बॉन्ड के आगे ये कुछ नहीं देता। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर तुम्हें पर्पज याद रहा, ये क्या सप्लाई करता है, हाइड्रोजन। बोरोन के पास F3, इसने क्या सप्लाई किए, हाइड्रोजन। हर बोरोन को 3-3 हाइड्रोजन दे दिए तो BH3 बना। हम जानते हैं BH3 फटाक से बनाना बॉन्ड के थ्रू क्या बना लेगा, B2H6। तो पहली प्रेपरेशन ये हुई। मैं कोशिश कर रही हूं कुछ कुछ समझाऊं जिससे तुम्हें याद हो। ऐसे ही आयोडीन और NaBH4। अब BH4 सोचते हैं क्योंकि मेरा सारा ये पिछली फैमिली आ रही है। देखो बोरोन का हाइड्राइड बनता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक पे अवेलेबल है वेकेंट ऑर्बिटल, तो एक हाइड्रोजन आएगा और वो क्या करेगा, लो जी मैं हाइड्राइड बन के तुम्हारे पास आ रहा हूं। आया तो क्या बना, BH4 नेगेटिव, ये हुआ एनायन। इसको सेटिस्फाई करने कोई कैटायन आएगा, वो कैटायन आया Na पॉजिटिव। कैटायन और एनायन क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस की इतनी फ्रीडम बढ़ जाएगी कि आइडेंटिफाई ऐसा कंपाउंड जिसमें आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। आयोनिक आप ये पहचानोगे, कोवेलेंट आपको पता है 3 हाइड्रोजन ने सिग्मा बना रखा है और चौथा कोऑर्डिनेट बना रखा है। जहां कोऑर्डिनेट है वहीं स्क्वायर ब्रैकेट है। तो खैर हम स्क्वायर ब्रैकेट बना के तो नहीं देंगे तब, वो तो पता ही है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही कोऑर्डिनेट होता है। बट जिस भी तरीके से देंगे, किस तरीके से देंगे, ऐसे लिख के देंगे। अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया तो इजी कर दिया, नहीं बना के दूंगी, ये आपको यहां पता होना चाहिए। तो NaBH4 भी क्या है, वही हाइड्राइड सप्लायर है, ये भी हाइड्राइड सप्लायर है कहने को, यस। यहां पे क्या हुआ, अगेन NaBH4 से एक H निकला, वो एक H किसके पास गया, Na बना और H2, एक एक H निकला, Na और I, इससे अच्छा बॉन्ड कहाँ बनेगा, Na पॉजिटिव I नेगेटिव, ये दोनों बॉन्ड बना गए, एक एक H निकलता गया, H2 बना और एंड में क्या बचा, BH3। BH3 कैनॉट एग्जिस्ट, अगेन इट फॉर्म्ड B2H6। तीसरी प्रेपरेशन, हैव अ लुक, F3 की जगह यहां से क्या पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कह सकते हो, राइट। तो इस तरह से B2H6 डाइबोरेन की ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड एक ही है, वो है ये वाली। इंडस्ट्री को ये कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन या क्या रीजंस होते हैं, बहुत सबसे बड़ा रीजन इंडस्ट्री में पैसा होता है। लैब मेथड कौन सी होती है, जिसमें B2H6 गजब का प्योर मिल रहा हो, हाईली प्योरीफाइंग मिलता है, तो वो हम लैब में यूज करते हैं क्योंकि वो महंगा होता है, बल्क में नहीं बना सकते। इंडस्ट्री किसको देखती है अक्सर, जो रॉ मटेरियल आसपास इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, इंडस्ट्री उसी को पकड़ती है। तो ये हुए प्रेपरेशंस। B2H6 की कुछ खास बात, जो फैक्ट्स हैं, कलरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस,
इट कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। एयर मिली नहीं कि इसको आग लगनी है, ये एक्सप्लोजिव है। तो जब इसको आग लगनी है तो क्या बनना है, आपके सामने है। एनहाइड्राइड आ गया बोरोन का B2O3, बोरोन का ऑक्साइड आ गया B2O3, डायरेक्टली डाइबोरेन को ऑक्सीजन मिली, उससे ये बनना है। एंड कैन यू इमेजिन द डेल्टा H कितना एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सप्लोजिव। तो मुझे लगता है जैसे ईथेन एक फ्यूल है, एलपीजी सिलेंडर में एल्केन्स ही हैं फ्यूल, शायद ये भी एक फ्यूल बन सके। बट प्रॉब्लम ये है कि ये हाईली एक्सप्लोजिव है। कहने को एलपीजी भी एक्सप्लोजिव है, लेकिन इस साल आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास में, फ्यूल किसको बना सकते हैं, हर वो चीज़ जो एक्सप्लोजिव वो नहीं। फ्यूल बनाने के लिए एक मजबूरी और है, खड़े खड़े पड़े पड़े आग ना लग जाए, बैरियर बहुत तगड़ा हो। तो विल डिस्कस, इसमें बैरियर बहुत ख़राब है, तो इसको तो हम फ्यूल के तौर पे यूज़ ही नहीं कर सकते। ये ईजिली हाइड्रोलाइजेबल है, वी हैव डन दिस पार्ट ऑलरेडी, क्योंकि इसमें ईजिली वो बॉन्ड टूट जाएगा, बनाना बॉन्ड, एक वेकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, वाटर घुस जाएगा उसके सहारे से, और वही एक एक रिप्लेस होके H उसकी जगह कौन घुस जाएगा, एक एक OH। वो रिएक्शन जिसमें B2H6 का बॉन्ड आपस का टूटता है, उनको कहते हैं बॉन्ड फिशन, बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। क्या ऐसे भी कोई रिएक्शंस हैं? यस। B2H6 आई नो लोएस एसिड बनने को तैयार है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वो तो बनाना बॉन्ड से मजबूरी में इसने काम चला रखा है। उसको अगर आपने एक लुइस बेस दिया, लुइस बेस जाएगा एंड सी ये उसके उस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? NCH3 होल थ्राइस, ये क्या है, टर्शरी अमीन। नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इन्होंने दोनों ने दो BH3 है, उनके साथ एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बनाना बॉन्ड तोड़ देंगे, राइट। तो दो BH3 को दो NM3 जाके जुड़ेंगे, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। दिस इज हाउ क्लीवेज रिएक्शन अकर्स। एक और क्लीवेज रिएक्शन मैंने यहाँ दे रखा। तो आप ये समझिए, ये रिएक्शंस में मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था, मैंने बस कुछ ज़बरदस्ती के शब्द मिला मिला के बोला है। अदरवाइज दिस इज हाउ वी लर्न, और इसको मैं बार बार किसी तरीके से कभी कभी आपके सामने लाती रहती हूँ। तो डाइबोरेन को लेके इतना रिएक्शन पार्ट आपको रटना है, इसकी प्रेपरेशन और इसके कुछ टिपिकल रिएक्शन, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसका एयर के साथ एक्सपोजर होने पे क्या है, इसकी हाइड्रोलाइजेबिलिटी क्या है, और इसमें क्या बनाना बॉन्ड टूटता है आसानी से, वो रिएक्शंस। तो ये हुआ आपके लिए डाइबोरेन के रिएक्शंस का पार्ट। क्रैम करेंगे, आई कैन नॉट हेल्प। लेकिन ये है लॉजिकल पार्ट, जो अगेन आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। मुझे पता है बोरोन के बोरोहाइड्रेट्स बन रहे, क्या मतलब है बोरोहाइड्रेट्स का, चेक। बोरोहाइड्रेट्स, मैं डाइबोरेन की बात नहीं कर रही, बोरोहाइड्रेट्स, बोरोन के साथ H3 इज पॉसिबल बट अनस्टेबल। ये एक हाइड्राइड उधार लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इसके चक्कर में बोरोन ऐसा एक एनायन बना लेता है। अब अगर मेरे को एक बहुत कॉमन एनायन मिले बच्चों, सल्फेट, तो मैं क्या बोलूंगी, मेटल के सल्फेट्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये सल्फेट वो सल्फेट। इसी तरह से क्लोरेट ClO3, उस पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से मैं कहूंगी नाइट्रेट्स, तो कॉपर का नाइट्रेट है, जिंक का नाइट्रेट है, इन सब के नाइट्रेट है, तो ये क्या कहलाते हैं, सॉल्ट्स। कैटायन और एनायन मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स। तो जैसे मेटल के सल्फेट्स हैं, वैसे ही मेटल के बोरोहाइड्रेट्स हैं, OH नेगेटिव भी और 4 हाइड्रोजन भी, दोनों के दोनों सीरीज ऑफ सॉल्ट बना सकते हैं। जैसे इस मेटल की जगह Na आ गया तो क्या बन गया, NaBH4। इसी जगह लिथियम आ गया तो क्या बन गया, LiBH4। पोटेशियम आ गया तो क्या बन गया, पोटेशियम BH4। ऑल आर बोरोहाइड्रेट्स, इनको हम बोरोहाइड्रेट्स कॉमनली बोल देते हैं। तो ये सॉल्ट्स हैं। अब तक सॉल्ट्स पूछते तो टपाक से आता है नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कोई कोई फॉस्फेट्स, बस हमारी गिनती खत्म हो जाती है। अब P ब्लॉक पढ़ने के बाद तुम्हारे क्लोरेट्स भी आएंगे, आयोडेट्स भी आएंगे, तुम्हारे बोरोहाइड्रेट्स भी आएंगे, सॉल्ट्स की गिनती आपकी बढ़ती जाएगी। सो दिस इज हाउ इट फॉर्म्स सॉल्ट। यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम आता है।
एनसीईआरटी में पुरानी में दे रखा है, काफ़ी यूजेस मैं बता के आई हूँ एल्यूमिनियम बोरोन के, थोड़े थोड़े, काफ़ी तो नहीं बट थोड़े थोड़े। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, दोनों का याद करना है कि एल्यूमिनियम तो खैर आपको पता ही है, स्टिल बोरोन और एल्यूमिनियम के यूजेस इज योर होमवर्क, मैं वो लिस्ट नहीं करूँगी। नाउ कमिंग टू लास्ट थिंग, अभी तो आपको लग रहा है ये तो आपने कौन सा ग्रुप पढ़ा दिया, बोरोन कौन से ग्रुप में था, और मैं तो आज 14th लिए बैठी थी, तो मैं तो 13th ग्रुप का उठा लिया। यस, अब 14th ग्रुप की आखिरी चीज जी, नोट करना है, करो जी। सिलिकेट्स और सिलिकॉन। सिलिकेट्स तो बहुत बार सुन लिया, सिलिकॉन्स कभी सुने, कभी क्यूरोसिटी में कुछ पढ़ा हो आर्टिकल या कुछ साइंस, कुछ एनसाइक्लोपीडिया। सिलिकॉन मोल्ड्स, यस, अपलिफ्टिंग इम्प्लांट्स, राइट, कि जो कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स होते हैं वो सारे सिलिकॉन के ही होते हैं, जो खासकर आजकल फेस में बहुत यूज किया जाता है। ओके, और कहाँ सुना है सिलिकॉन्स? आपने वाटरप्रूफ, हीट प्रूफ फैब्रिक्स या चीज़ें सुनी है? वाटरप्रूफ फैब्रिक तो सुना होगा, वाटरप्रूफ कपड़ा, वाटरप्रूफ शूज़ या हीट प्रूफ शूज़। हीट प्रूफ शूज़ कहाँ पहनने पड़ते होंगे किसको? गजब की हीट प्रूफ, फायर, एस्ट्रोनॉट्स के बूट्स। एस्ट्रोनॉट्स के बूट्स में भी मेरे को हीट प्रूफ चाहिए ही चाहिए, अंदर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ आपका सिलिकॉन काम में आएगा, ये फैमिली काम में आएगी। चलिए, तो मेरे को दो कंपाउंड्स का बहुत छोटा सा डिटेल आपको देना है। बुकलेट में ये सारे डायग्राम वायग्राम बना रखे हैं, सब बना रखे हैं, आपको डायग्राम बनाने को कोई नहीं कहेगा, आपको बस क्वेश्चन पिक करने हैं। सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स वो होते हैं जिनमें ये रेपिटेटिव यूनिट हो। देख के लगता है सिलिकेट SiO2 होना चाहिए, बट आप जानते हैं SiO2 डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज वो पाई बॉन्ड वाला प्रॉब्लम। SiO2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, मेरे को समझ कैसे आए? तुमने सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन लगा दिए, लगाए थे आज मैंने, बट उसको और ढंग से समझते हैं। वॉट डू यू मीन बाय सिलिकेट्स? सिलिकेट हर उस चीज को कहूंगी जिसमें मेरे को ऐसी कुछ मिलती जुलती रेपिटेटिव यूनिट मिले। क्या मतलब है? पॉलीमर्स। रेपिटेटिव यूनिट मतलब एक जैसी यूनिट हजारों बार रिपीट हो रखी हो, 10,000, 5,000, 7,000, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो, उसको कहते हैं रेपिटेटिव यूनिट। का मतलब तो वही है, पॉलीमर्स का मतलब वही है। चलो जी, पहला सिलिकेट है ऑर्थोसिलिकेट, अकेला। अकेले का क्या मतलब है? नो रेपिटेटिव यूनिट। अब उस सिलिकेट को जो मैं दिखाना चाहूं, अगर आपको याद हो ऐसे ही दिखाया था और फिर मैंने कह दिया था आगे, सो ऑन, चला दिया था काम उस वक्त। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली जुड़ा है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ध्यान से। हर ऑक्सीजन पे फिर नेगेटिव चार्ज है अभी, क्यों? किसी से बोरो कर रखा है इसने एक इलेक्ट्रॉन, शायद वो सोडियम से कर रखा हो। क्या प्रॉब्लम है? 4 सोडियम होंगे ब्रैकेट के बाहर, 4 सोडियम, 4 पोटेशियम, 2 कैल्शियम, कुछ भी हो सकते हैं। 4 नेगेटिव चार्ज को सेटल करने कौन सा मेटल आएगा? दिस शुड नॉट बी योर हेडेक। इट कैन बी सोडियम सिलिकेट, इट कैन बी कैल्शियम सिलिकेट, कुछ भी आ सकता है। आपको आयन पता है तो कैटायन तो आप ढूंढ ही लोगे। दैट इज वाई जैसे फॉस्फेट और सल्फेट का स्ट्रक्चर लुईस डॉट बना के आए हो, सिलिकेट भी उसी कैटेगरी में लीजिए, लाइक सल्फेट। तो अब ये सिलिकेट है जी, इसका स्ट्रक्चर चाहिए मेरे को विद नेगेटिव चार्ज। तो इसके स्ट्रक्चर को 3D को 2D में कंप्रेस करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका रहा। ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? ट्राइंगल के कोनों पे मैंने रेड डॉट लगाया, वो क्या है? ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन तो प्लेन से बाहर आ रहा है, मैं चारों को तो प्लेन में स्क्वीज नहीं कर सकती। 3 ऑक्सीजन मैंने ट्राइंगल के फॉर्म में कर दिया और चौथा ऑक्सीजन मैंने यहां निकाल लिया बाहर की तरफ। जो मैंने ये गोला बनाया है, दिस इज नॉट ऑक्सीजन, दिस इज सिलिकॉन। ये एक गोला चारों से कनेक्टेड है, 1, 2, 3, चारों ऑक्सीजन से, और वो जो ऊपर निकला हुआ ऑक्सीजन है वो भी इससे कनेक्टेड है, लाइन दिखा नहीं सकती है। डॉट अंडरस्टूड है? एवरीवन क्लियर? अगर मेरे को यहाँ पर 4 पोटेशियम या 4 सोडियम मिले तो मैं बोलूंगी वो सोडियम या पोटेशियम का सिलिकेट है। मैं टेट्रा सोडियम टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलूंगी, क्योंकि आयनिक में क्रिस क्रॉस करके अंडरस्टूड है कितने निकलने, आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा कुछ मिला तो उसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो माने अकेला, एक सिलिकेट। स्क्वायर ब्रैकेट वैसे ही लगा रही हूं, यूजली नहीं लगाया जाएगा इसमें। पहचान लोगे क्या है? ये तो नहीं कहोगे मैम 4 कैसे पता लगा आपको?
दिस। तो ये आपके लिए सिलिकेट है, ऑर्थोसिलिकेट। अगर कहीं ऑर्थोसिलिकेट मिला तो उसका फॉर्मूला ये होगा। लेकिन क्या पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट मतलब डाइमर, अब डाइमर बनना शुरू हुआ। देखना क्या किया मैंने, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो 2 सिलिकन से भी तो अटैच हो सकता है। आपको तो मैंने 3D नेटवर्क दिखाया था, सारे अटैच करा दिए थे। इज दिस पॉसिबल? यस। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन गिनना बच्चों, जस्ट डबल तो नहीं हुए, 8 तो नहीं हुए, एक कम हो गया ना शेयरिंग की वजह से, कुल मिला के 7। नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? एक नेगेटिव चार्ज इस वाले सिलिकन का, एक इस वाले का, कम हो गया और कॉमन शेयर कर लिया 6। अगर कहीं ये मिला मेरे को, इसको क्या बोलूंगी? पायरोसिलिकेट। इसके साथ मेरे को एल्यूमिनियम डालना पड़ा तो 2 एल्यूमिनियम चलेंगे, 3+3+, इसे क्या कहेंगे? पायरोसिलिकेट्स। अब तो मैंने रेड ब्लू डॉट भी हटा दिए, मतलब चार्ज वार्ज। अब क्या सिंपल, ये भी शेयर्ड, ये भी शेयर्ड, ये भी शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन तो शेयर ही हो गए, 3 नेगेटिव चार्ज तो गए, एक यहां रहा होगा और देख लो हर एक में एक एक इधर भी होगा नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के चार्ज कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। सिलिकॉन भी गिन सकते हो, ऑक्सीजन भी गिन सकते हो। कहीं मेरे को ये मिला तो क्या होगा? ये साइक्लिक सिलिकेट। लास्ट इज शीट। शीट में क्या हो रहा है? वो जो मतलब कोई एक सिलिकॉन पकड़ लेते हैं, ये भी शेयर्ड, ये भी शेयर्ड, ये भी शेयर्ड, ये भी शेयर्ड, तीनों शेयर्ड। साइक्लिक वाले में तीनों नहीं शेयर्ड थे, सिर्फ एक बचा हुआ है ये वाला। और इसका फॉर्मूला जब निकालोगे ना, सिंपल होल नंबर रेशो यही आएगा, 2 यूनिट से निकालोगे SI। बाकी तो रिपीटेटिव है, फॉर्मूला में रेपिटेटिव यूनिट्स को थोड़ी बताऊंगी, ये 2 हैं, यही 2 हैं, यही 2 हैं, तो ये इसका फॉर्मूला आएगा। दिस इज शीट सिलिकेट। क्या इसके आगे एक कदम और बढ़ सकता है? एक ऑक्सीजन और है, एक लेयर और डाल दो, लेयर सिलिकेट्स। एक चद्दर शीट सिलिकेट। शीट माने क्या है? शीट, चद्दर ही तो है। एक और डाल दो ऊपर, सेम। वो ऊपर में क्या होगा? ये जो ब्लू लाइन से नेगेटिव है वो ऊपर की लेयर का ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन भी मर्ज हो जाएंगे। ये हो गया 3D सिलिकेट्स। ये है मेरे पास। इससे बड़ा 3D नेटवर्क सॉलिड कहां से लाओगे? ये है वेरी हार्ड। दिस इज व्हाट सिलिकेट वी टॉक अबाउट शुरू से, राइट? दिस इज सिलिकेट वी टॉक अबाउट। तो क्लियर हुआ शीट? मैंने शीट के बाद लेयर वाला बताया ही नहीं। इतना एडवांस के बच्चों में अकल होनी चाहिए खुद में कि ये तो फिर हम कर ही लेंगे। एडवांस में स्पून फीड नहीं किया जा सकता, बुकलेट में डिटेल्स है। तो ये तो खत्म हुए सिलिकेट्स। सिलिकेट्स लास्ट फॉर टुडे इन दिस फैमिली इज सिलिकॉन्स। जो मैंने एस्ट्रोनॉट के बूट्स की बात करी या जो सर्जिकल इम्प्लांट्स की बात करी, वाटरप्रूफ फैब्रिक, वाटरप्रूफ वूल, एवरीथिंग, वो बहुत सी चीज़ों में आप सिलिकॉन्स देखेंगे होते हैं। सिलिकॉन कहते किसको हैं? सिलिकॉन कहते हैं ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स को, राइट? सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स। जहां भी ऑर्गेनिक माने कार्बन, व्हाट इज आर? आर इज मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप मतलब कार्बन। कार्बन और मेटल में डायरेक्ट बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनोसिलिकन कंपाउंड्स, और उनको कॉमनली बोल दिया गया सिलिकॉन्स। वेरी इजी। अब चेन सिलिकॉन्स क्या है? पहले तो कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड। पहले तो मैं एक ये कंपाउंड लेके आई, सिलिकॉन की 4 वैलेंसी, 2 तो लगे उस साथ क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी लगा दूं, और 2 क्या लगे? आर। आर इज माई चॉइस। प्राइमरी लगाऊं, सेकेंडरी लगाऊं, टर्शियरी लगाऊं, तो कार्बन की जो फैमिली लगनी है वो मेरी चॉइस है। इसका अब तो आपको पता ही है हाइड्रोलिसिस होता है, मैंने तब भी कहा था हाइड्रोलिसिस पता है मेरे को, आगे यूज करना है। तो एक एक OH घुसेगा, HCl निकालेगा, और एक एक Cl की जगह कौन घुसता जाएगा? OH। हाइड्रोलिसिस तो हमें पक्का तय हो गया। ओके जी। तो ये जो मैंने हाइड्रोलिसिस करके बनाया R2SiOH होल ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर एवरीवन, इसके सामने एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हजारों यूनिट एक के सामने एक लगा दी और हीट कर दिया थोड़ा सा। इतना अच्छा लीविंग ग्रुप बैठा है वाटर।
इसका H और इसका OH बाहर। ये बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट है, जो जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आप पढ़ोगे ना, ग्लूकोज जिससे आप जिंदा हैं, उसमें यही बॉन्ड है। सुक्रोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, जितने भी कार्बोहाइड्रेट आप एनर्जी के लिए खाते हैं उसमें ये है बॉन्ड। तब बात करेंगे, इसको एक और नाम भी देते हैं। तो H और OH निकला, ऐसे ही फिर देखिए इसका OH निकला तो इसका H निकला। दोनों साइड O खाली नहीं कर सकती हैं, एक साइड तो O रहेगा। अगर इधर OH निकला है तो इधर कौन निकला? H। ऐसे करते करते N यूनिट्स आ गई। वाटर निकलता गया, हर 2 यूनिट पे एक वाटर, 100 यूनिट होंगे तो 99 वाटर निकलेंगे शायद। ठीक है, ये कैलकुलेशन उसी पॉलीमर चैप्टर में थी, हटवा दी आपके सिलेबस से। तो देखो जरा, इन दोनों के बीच एक O आएगा, एक ही O बचा, इन दोनों के बीच एक O आएगा, एंड सो ऑन। ये अब अगर मेरे को कोई कहे इसका फॉर्मूला दो, मैं रिपीट ही तो करी जा रही हूं। फॉर्मूले में क्या रेपिटेशन होना चाहिए? कभी नहीं। तो अगर कोई ध्यान से देखे, इसमें रेपिटेटिव यूनिट क्या थी? पर सिलिकन एक ही ऑक्सीजन छोड़ा मैंने, और पर सिलिकन 2 ही R छोड़े, बस ये यूनिट रिपीट करते जाओ। इधर भी ये आ गया आपके लिए एक और सिलिकॉन। दीज आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स अक्सर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये भी वाटर इनसॉल्युबल। पॉलीइथीन क्या है जो आप रोजमर्रा में प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हो? मैं वो पॉलीथीन की बात नहीं कर रही जिसको आम आदमी पॉलीथीन बोलता है। पॉलीइथीन, जितनी भी स्क्वीज बॉटल्स हैं, जितना भी ये टम्बलर, बकेट, कैप्स, ये सारी चीजें जो प्लास्टिक की देखते हैं, वो क्या है? वो पॉलीमर है। वाटर सॉल्युबल है? नहीं। पॉलीमर मतलब वाटर इनसॉल्युबल। तो ये बन गया पॉलीमर। ये एक और एक सिलिकॉन, पहला सिलिकॉन मैंने आपको यही दिखाया। अंडरस्टूड? अब क्या बोल रही हूं? क्रॉस। एक लाइन सिलिकॉन की, दूसरी लाइन सिलिकॉन की, तीसरी लाइन सिलिकॉन की। और अगर उनमें यहां पे भी Cl के बजाय R के बजाय, मैंने Cl क्यों बना दिया ऊपर? माय बैड। 3 Cl थे, तीनों Cl को हाइड्रोलाइज करके OH कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा? इधर से भी इसकी ज्वाइनिंग शुरू दूसरे के साथ, इधर से भी, नीचे से भी, नीचे भी एक और शुरू होगी। तो सारी की सारी चेन में क्रॉस लिंक्स आ गए। अगर ये एक चेन, 2 चेन, तीसरी चेन, तो ये तो इनमें जगह जगह क्रॉस लिंक्स बनने शुरू हो गए। इनके बीच में तो जो था ये नीचे की चेन के साथ भी क्रॉस लिंक शुरू हो गए। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। ये है। हाँ जी, नीचे। अब ये खुद बना के देखना एक बार, और बुकलेट में भी दे रखा है, देखो। मेरे पास गुंजाइश है पर सिलिकॉन 4 O लाने की, मैं आज करा चुकी है। बट मेरे को ऑर्गेनो सिलिकॉन बनाना है, तो एक तो R रखना है। ऑर्गेनो, वाटर इनसॉल्युबिलिटी तो यही लेके आ रहा है, तो मैंने R हटा दिया, तो फिर सिलिकेट्स की कैटेगरी बन जाएगी। तो मैक्सिमम 3 बना के देखना ना तुम, लाना। और इसीलिए बुकलेट है, यही देखोगे। एडवांस के पे मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं कर सकती कि हर चीज मैं बताऊं, जो घुसेगा उसको आ जाएगा। तो क्वेश्चन गए हैं DPP में इसके, तो क्वेश्चंस भी करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट, और ऐसे ही चला करेगा एडवांस।